ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। नाउ आपके फाइनल एग्जाम में एक सवाल इस चैप्टर का पक्का है, डेफिनेट है, फॉर श्योर है। और एट द सेम टाइम अगर आपको एनएलएम अच्छे से आता है तो फ्रिक्शन, वर्क बाय एनर्जी और आपके आरबीडी में भी बहुत हेल्प मिलती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी चैप्टर बहुत हेल्प करता है। तो इसको अच्छे से बेसिक्स क्लियर करके हम यहाँ पे काम करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे हम एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं जिसको कहते हैं डायनामिक्स ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं डायनामिक्स ऑफ मोशन। नाउ इससे पहले हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा तो हमने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे अपने कॉज की, यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट की, और यहाँ पे हमने कॉज की बात नहीं की थी कि आपका मोशन कॉज क्यों हो रहा है, मतलब उस मोशन होने का कारण क्या है, ये बात हमने यहाँ पे नहीं की थी। अब हम यहाँ पे जब डायनामिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ कहेंगे अब डायनामिक्स, और इस डायनामिक्स में हम इफेक्ट प्लस कॉज दोनों की यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ अपने जो पैरामीटर्स या जो वेरिएबल्स आए थे जिससे हमने डील किया था वो थे एस, यू, वी, ए, टी। इन 5 पैरामीटर में पूरा काइनेमेटिक्स 1D 2D रिलेटिव मोशन हमने इन 5 पैरामीटर्स में बिता दिया। अब यहाँ पे हम इन 5 के अलावा बात करेंगे फोर्स की, हम यहाँ बात करेंगे आपके फ्रिक्शन की, यहाँ बात होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, इम्पल्स की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की, वगैरह वगैरह। ये डायनामिक्स पूरा ये सारा पोर्शन इसका पार्ट बन जाएगा। सो अब हम डायनामिक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स के साथ शुरुआत करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम यहाँ बात करें अपने एनएलएम को पढ़ने से पहले, दिस व्हाट आई वुड लाइक टू डू इन दिस सेशन इज कि मैं आपसे 2 या 3 सवाल पूछता हूँ। उन सवालों के जो भी आपके जवाब हैं वो आप उसको मार्क करके रख लीजिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखते हैं उनमें से कितने सही होते हैं। ठीक है, सो हमारा पहला सवाल ये है, एम्स का सवाल है। क्वेश्चन से कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 सर्फेसेज इज एन एग्जांपल ऑफ। आपका ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स। ना एक यहाँ इसको वीडियो को पॉज करें, जस्ट थिंक अबाउट इट और इसमें अपना एक ऑप्शन मार्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेज अ मैन गेटिंग डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस। एक रनिंग बस से बंदा आगे बस ऐसे चल रही थी, बंदा कूदा है, फॉल्स फॉरवर्ड। तो वो बंदा जो आगे गिरता है बिकॉज, उसके रीजन क्या है, आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रीचेस फॉरवर्ड, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी continues to be in motion in forward direction while feet comes to rest as soon as they touch the ground, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन सी कहता है ही लीन्स फॉरवर्ड एज अ मैटर ऑफ हैबिट, उसकी आदत है वो आगे झुक गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द 3 फैक्टर्स ए, बी एंड सी। आपके 4 ऑप्शन है। टेक अ मिनट और 30 सेकेंड्स, इसमें सोचें आपका क्या आंसर है, उसे मार्क कर लें, बस थोड़ी देर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, Question number 3. Question number 3 says adjoining figure shows 2 blocks A and B pushed against the wall with a force F. तो इन A ये wall है, A और B आपके ब्लॉक रखे हैं, उसके ऊपर हमने force F लगाया हुआ है। The wall is smooth but the surface in contact of A and B, ये जो surface है ये आपकी rough surface है। Which of the following is true for the system of blocks to be at rest against the wall? तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होएगा such that ये आपके A, B और वॉल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे। हमारा पहला ऑप्शन है, इट सेज एफ शुड बी मोर देन वेट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का जो वेट है उससे ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन कहता है एफ शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ ए एंड बी, तो आपका इक्वल वेट से काम चल जाएगा। ऑप्शन सी कहता है एफ शुड बी लेस देन वेट ए और बी, ए और बी का जो वेट है उससे कम से भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। चौथा ऑप्शन कहता है सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तो इन चारों में से जो भी आपको लगता है राइट आंसर है, थिंक अबाउट इट एंड उसको मार्क करके रख लीजिए, बस थोड़ी देर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अलग, चलो आगे बढ़ते हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशंस अपना बेसिक्स क्लियर करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स। फोर्स की जब डेफिनेशन की बात करेंगे, सो फोर्स हम कहते हैं पुश और अ पुल विच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज मोशन। या तो फोर्स आपका लग रहा है, ये आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स लगाया है,
वो फोर्स या तो एक्चुअल मोशन कॉज कर दे या उसके इरादे हो मोशन कॉज करने के, वो डेफिनेशन पुश और पुल की आपका फोर्स कहलाती है। सो से फॉर एग्जांपल मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूँ, इरादे मेरे दीवार को सरकाने थे, हिली नहीं दीवार, ठीक है, बट स्टिल मेरी टेंडेंसी थी, तो ये डेफिनेशन आपकी फोर्स की कहलाएगी। पुश और पुल विच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज मोशन, ये आपके फोर्स कहलाता है। ना अगर इसकी बेसिक चीज़ों की बात करें तो फोर्स है आपका, ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होगी, या फिर इसको आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। CGS यूनिट डाइन या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। डायमेंशन इसके MLT-2 होंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है फॉर द सिंपल रीज़न कि डायरेक्ट इसके डायमेंशन में MLT-2 के डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन आती है, ये आपको डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन होएगी, आपका मैग्नीट्यूड है, साथ के साथ डायरेक्शन भी होगी, इधर फोर्स लग रहा है उधर फोर्स लग रहा है, दोनों ऐड हुए, वैल्यू एक्चुअली कम हो जाएगी, या एंगल पे फोर्स लगे वैल्यू कम हो सकती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं। सो पॉइंट मास, सो यहाँ पे जब हम NLM पढ़ेंगे क्लास 11-12 में, जब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे हम शुरुआत करते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है कि वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड पार्टिकल डायनेमिक्स। इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को NLM जब भी हम पढ़ेंगे, वी विल अज्यूम दैट एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लोकेशन। उस बॉडी के सारा मास जो है वो हम एक पॉइंट पे मानेंगे वो कंसंट्रेटेड है। अब अगर आपने मुझसे पूछा है पॉइंट कौन सा है और कहाँ कंसंट्रेटेड है, मैं कहूँगा बेटा थम जा, इस सवाल का जवाब हमें सेंटर ऑफ मास जाके चैप्टर में मिलेगा। तो यहाँ पे अपने कोई भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, कार है, ट्रक है, आती है, उसको सब चीज़ को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के काम करेंगे। दिस इज द बेसिक्स ऑफ पार्टिकल डायनामिक्स, राइट। दिस विल बी, ये जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, बाद में हम इसको कहेंगे, और कहाँ से कैसे निकालते हैं वो सारी बातें हम COM के चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया है, इसको हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, until unless an external force is being applied on it। तो ये इनर्शिया आपकी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अवॉइड करती है उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आए। नाउ स्टेट ऑफ मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन, इसको अच्छे से समझना, स्टेट ऑफ मोशन जब हम कहते हैं तो यहाँ पे हम तीन तरह के स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं। सबसे पहला होता है रेस्ट, ठीक है। रेस्ट मतलब अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी वेलोसिटी क्या है, इन ऑल लाइक्लीहुड आप कहेंगे आपकी वेलोसिटी रेस्ट पे है, बिकॉज आप क्लास में बैठे हैं, मैं क्लास में सामने खड़ा हूं और मैं आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं, राइट। सेकंड स्टेट ऑफ मोशन है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेस्ट वाले केस में आपके वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन भी हो सकता है जीरो, ठीक है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि आपका वेलोसिटी जीरो है। सेकंड केस में कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि आपका एक्सेलरेशन जीरो है। तो जो आपकी वेलोसिटी है उस पार्टिकल से वेलोसिटी चले, उसी वेलोसिटी से पार्टिकल चले जा रहा है, ना वेलोसिटी बढ़ी ना घटी, ये अगर केस है तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड यहाँ पे आपका आता है एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ इसका मतलब ये है कि आपका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है। अगेन यहाँ पे एक और सब पार्ट इसका हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पर दोनों ही केसेस को हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। ये हो गया कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, आपकी अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी until unless an external force is being applied on it, ठीक है। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनर्शिया की तो हम ये कहते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स मास। क्लासिकल फिजिक्स में हम ये कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि आपके किस बॉडी का इनर्शिया कितना ज़्यादा है वो इस बात से डिनोट करते हैं कि उसका मास कितना है। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, मतलब ये है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेम इफेक्ट लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ बात करें इसी को इनर्शिया को और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पे हम तीन तरह के इनर्शिया की बात करते हैं। सबसे पहला कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब दिस मीन्स बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। तो अगर आप जैसे कमरे में बैठे हुए हैं, मम्मी ने कहा बेटा कमरा साफ कर ले, और बेटा आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। मम्मी ने कहा कि बेटा कमरा साफ कर ले, पापा आने वाले हैं, और एकदम से आप
पापा आने वाले हैं इस उससे, या पापा से डांट पड़ेगी, उस चक्कर में आप यू स्टार्ट टू वर्क ऑन इट। तो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सटर्नल वो चीज़ें जो आपको मूव करता है। सो ये तो फिजिकल नहीं है, बट ये आपका इमोशनल इनर्शिया वहाँ वो होता है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, ये आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दूसरा इनर्शिया ऑफ है आपका मोशन, जो बॉडी चल रही है वो बॉडी उसी में चलती रहेगी, उसको यहाँ पे दिस मीन्स बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कैन नीदर एक्सेलरेट नॉर रिटार्ड ऑन इट्स ओन। तो आपकी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है वो यूनिफॉर्म में चलती रहेगी, अपने आप वो रिटार्ड नहीं कर सकती, उसकी स्पीड कम नहीं हो सकती या फिर स्पीड बढ़ नहीं सकती, अपने आप ये नहीं हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये कि अगर आपकी कोई बॉडी गोल 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 घूम रही है, जैसे कार है सर्कुलर टर्न ले रही है, तो सारे लोग ऐसे बाहर की तरफ चले जाते हैं। इफ दैट इज द केस, तो अपने आप डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके लिए फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। राइट, तो ये आपके तीन अलग अलग पार्ट हैं। इसको हम फिजिकली डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे जब हम चद्दर झाड़ते हैं या फिर लोग करते हैं, आपने कभी टॉवल या कारपेट क्लीन करते हुए लोगों को देखा, तो कारपेट सामने टांगते हैं, एक डंडा लेके उस कारपेट पे मारते हैं, या जब कपड़ा ऐसे झाड़ते हैं, तो उस केस में आपका कपड़ा या कारपेट जब ऐसे रखा हुआ था, डंडा आपने जब मारा, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हैं, उनके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो जैसे आपने डंडा मारा, बाकी का कारपेट पीछे हो गया, वो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे, बिकॉज पार्टिकल जो थे वो ड्यू टू इनर्शिया या प्रॉपर्टी उनकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उसकी वजह से वो मूव नहीं किए और वो वहां पे उन कारपेट से डिटैच हो गए और वहां पे नीचे गिर गए। चद्दर जब हम झाड़ते हैं, सेम प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन है, कार जब चल रही है कार चलते चलते, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक और बात है कि कार अगर रुकी हुई एकदम से चलती है तो हमारी बॉडी पीछे जाती है। फॉर द सिंपल रीजन, हमारी बॉडी इस वक्त उस फ्रेम में है, कार जो आपका बम इस वक्त सीट के साथ है वो तो मूव किया, लेकिन अपर बॉडी पीछे की तरफ झटका इसलिए लगा बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, एकदम से शुरू में झटका लगता है। चलती गाड़ी में ब्रेक लगे तो हमारी बॉडी आगे जाती है, उसके पीछे आपका इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई ना। ओरिजिनल जो हमारा एक सवाल था ना, उस सवाल का जवाब अपने को यहाँ मिल जाएगा कि चलती बस से कोई बंदा अगर कूदा है तो आगे की तरफ क्यों गिरता है। उसका रीज़न ये है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द मोशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जैसे आप जमीन पे पैर रखे हैं तो पैर जैसे बस से कूदे थे तो बस की 10 की वेलोसिटी थी मान लो, तो 10 से आपकी बॉडी भी बस के साथ चल रही थी। जब नीचे हम कूदे तो उस टाइम पे पैर जैसे ही जमीन पे लगे, पैर रेस्ट पे आ गए, अपर बॉडी रेस्ट पे नहीं आई। उस चक्कर में बॉडी, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है, वो आगे की तरफ जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये चीज आपको अब समझ में आई। हालांकि चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की। अगेन यहाँ बेसिक से मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि जो फोर्सेस हैं उसको हम यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन इट्स नेचर। तो आपके सबसे पहला पार्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमने 4 पार्ट में अपने फोर्सेस को डिफाइन कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया बेस्ड ऑन देयर नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यहाँ हम फर्दर डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं एक उसका पार्ट होएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ना कॉन्टैक्ट फोर्स नाम जैसे बता रहा है, आपकी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड कंडीशन ये होगी कि टचिंग या कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी आप कहेंगे वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके अलावा आगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह वगैरह बहुत सारे और फोर्सेज हो जाएंगे। ये सारे फोर्सेज आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। ना कॉन्टैक्ट फोर्स में बात करें तो जो 4 फोर्सेज इसके पार्ट आएंगे, जो अपने सिलेबस का पार्ट है, जो हम अगले 2 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेज आएंगे आपके, सबसे पहला हुआ नॉर्मल, ठीक है, ये आपका नॉर्मल, इसको हम एन से डिनोट करते हैं यूजुअली, या फिर आर से। टेंशन आपकी टी, स्प्रिंग फोर्स इसको आप एफ एस पी कहेंगे, और ये फ्रिक्शन फोर्स आपका एफ स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। ये चारों जो फोर्सेज है दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप देखोगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स हैं ये आपके। सो ये आपकी क्लासिफिकेशन होगी इन चारों की, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और आपका फ्रिक्शन फोर्स। यही फोर्सेज अब अगले एनएलएम में और फ्रिक्शन के इन 2 चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशन फोर्स है, इसकी बात हम ग्रेविटेशन चैप्टर में कर चुके हैं, एनएलएम में भी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स जो है इसको हम मैग्नेटिज्म या फिर एमईसी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उस चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि अब इन थोड़े से इन्हीं फोर्सेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इससे पहले कि हम एनएलएम के न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन देखें, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं, बिकॉज हमें सवाल सॉल्व करने में इनके ऊपर डेफिनेशन और उनका आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा। सबसे बात करते हैं, अच्छा जो अपना पहला सवाल था
पहला सवाल था कि कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, और अक्सर इसका लोग जो है रॉन्ग आंसर जो देते हैं वो कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है ये, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं आपके, बाय डेफिनेशन उनकी जो क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। राइट, चलो अब इनको डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम लिखते हैं, ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे हम, उसको हम लिखते हैं Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं तो ये m1 की वैल्यू मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, रेडियस आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ आपका 6400 किलोमीटर। अगर इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ आपका mg आ जाता है। तो अगर क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स mg हो जाएगा। g जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, या फिर इजी कैलकुलेशन के लिए कई बार इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपकी g की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स है। ना इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये हैं कि सबसे पहली बात तो सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल इन नेचर का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि दो आपकी बॉडीज हैं, उन दोनों के बीच में जब आप ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे वो हमेशा सेंट्रल इन नेचर होएगा। सेंट्रल इन नेचर मतलब इसके सेंटर उसके सेंटर की जो लाइन जॉइनिंग है उसके अलोंग फोर्स होएगा। ग्रेविटेशन फोर्स कभी इधर या उधर वो नहीं होएगा, वो हमेशा सेंट्रल इन नेचर है। नेक्स्ट यहाँ का बात करते हैं कि क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू mg होएगी। g की वैल्यू 9.8 या 10 लेंगे हम। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन फोर्स आपका हमेशा सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, या अगर हम क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमेशा डाउनवर्ड होएगा। तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगेन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्लोब और यहाँ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कहीं हैं, तो उनकी अगर बात करोगे तो जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं या जो इक्वेटर पे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि इक्वेटर वाले लोग यहाँ पे ऐसे गिर जाएंगे या फिर ये नीचे गिर जाएंगे। इन सबके ऊपर जो फोर्स है आपका वो टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पे अप्लाई होएगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अप्लाई होएगा। ठीक है, तो कभी भी सरफेस की बात करेंगे, अब क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ कर रहे हैं, इसी को जो आप जूम कर लेंगे तो ये बॉडी आपकी ऐसे रखी, हम इसको डिनोट करते हैं कि ये आपकी सरफेस ऑफ अर्थ और ये बॉडी है, बिकॉज इसका रेडियस बहुत बड़ा है 6400 किलोमीटर एज कम्पेयर टू जो हमारे पार्टिकल के अपने डायमेंशन है उस पर। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और फोर्स हमेशा आपका डाउनवर्ड्स अप्लाई करेंगे। कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद नॉर्मल फोर्स की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ना इसके बाद अगर बात करें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, तो हम ये कहते हैं कि ये आपकी बॉडी ऐसे मान लीजिए सरफेस उस पर रखी हुई है, तो यहाँ पे आपका नीचे mg फोर्स अप्लाई हुआ है और यही बॉडी आपका एक और नॉर्मल फोर्स ऊपर अप्लाई करेगी। सो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे सरफेस में खड़ा हुआ हूँ तो नीचे mg अप्लाई हुआ, एक अपवर्ड फोर्स आएगा विच विल बी इक्वल टू mg। जो मेरा नीचे फोर्स लगा इक्वल एंड अपोजिट आपका फोर्स आएगा जो कि mg के बराबर होएगा। यही स्पॉट पे अगर कोई और बंदा खड़ा हो जाए जिसका वजन मुझसे मान लो डबल है, तो नॉर्मल अगर फोर्स आपका सपोर्ट कर सकता है तो नॉर्मल की वैल्यू डबल हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे नॉर्मल जो है अपना वो कहलाता है इसे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अगर मैं इस बोर्ड के साथ ऐसे खड़ा हो जाऊँ ऐसे टेक लगा के, तो उस केस में इस बोर्ड के साथ मेरे को एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा। अगर तो सपोर्ट कर सकता है तो नॉर्मल फोर्स आएगा, नहीं कर सकता तो नॉर्मल की वैल्यू कम है, और सपोर्ट नहीं कर सकता तो मैं पीछे की तरफ गिर जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पर्दे के ऊपर अगर मान लो मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं पर्दे के ऊपर और पर्दा मुझे संभाल नहीं सकता तो मैं पीछे की तरफ गिर जाऊंगा। कागज़ है, कागज़ पे मैंने मुक्का मारा, वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं दे सकता तो कागज़ फट जाएगा। लेकिन अगर दे सकता है तो दीवार पे मैंने ऐसे मुक्का मारा, दीवार मेरे को वापस इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल का रिएक्शन देगी। राइट, ये वैल्यू हो गई आपकी नॉर्मल की। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसके नॉर्मल की हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और नाम सजेस्ट करता है ये आपका रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स का मतलब ये है कि अगर एक्शन होगा उसका रिएक्शन आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल मिला, वहाँ पे नहीं मिला, वहाँ पे नहीं मिला, वहाँ पे नहीं मिला, तो जहाँ मैंने एक्शन लगाया
वहीं रिएक्शन आएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, mg और नॉर्मल, इसकी बात थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब करेंगे पढ़ेंगे तब मैं करूंगा, mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, ये गलतफहमी है और अक्सर स्टूडेंट इसको गलती यहाँ पे करते हैं। mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट है बट एक्शन रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या, थर्ड लॉ में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे जो नॉर्मल के बारे में कि आपका रिएक्शन फोर्स है, तो मैं अगर दीवार के सहारे ऐसे टेक लगा के खड़ा हुआ, दीवार ने रिएक्शन दिया, दीवार पे मैंने फोर्स नहीं लगाया, दीवार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका नॉर्मल जो है इट्स ऑलवेज 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 परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो अगर आपकी ये सरफेस है और ऐसे आपका ये आपका परपेंडिकुलर आपने ऐसे ड्रॉ किया है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा आपके परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा फ़ोन, इस फ़ोन के ऊपर मान लीजिए मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से मैंने ये एक रिमोट है, इसको मैंने इसके ऊपर रखा है, तो नॉर्मल की अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, तो ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये अपने आप में अधूरी नॉलेज है, जहाँ पे कहते हैं कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस। सेकेंड पार्ट जो आपको इसका अच्छे से समझने की जरूरत है वो है कि ऑलवेज कंप्रेसेस टू ट्राई द, इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। तो जो आपकी बॉडी है उसके ऊपर नॉर्मल की हमेशा वो डायरेक्शन होगी जो उसे टमाटर की तरह पिचकाने की कोशिश करेगी। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे आप डायरेक्शन की, तो इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर होगी और अर्थ के ऊपर नॉर्मल की डायरेक्शन नीचे होगी, बिकॉज ये बॉडी अर्थ को पिचकाने की कोशिश करेगी और ये अर्थ इस बॉडी को पिचकाने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और हमेशा कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। इजी शब्दों में कहें तो उसको हम कहते हैं कि ऑलवेज पुशिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि इजी शब्दों में कहें तो इट विल बी ऑलवेज पुशिंग। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉन्टैक्ट लूज हुआ तो नॉर्मल आपका फटाफट उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके जरूरत हमें सर्कुलर की और रोटेशन के कई सवालों में जरूरत पड़ती है कि एट व्हाट थीटा आपका कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो जैसे आपका कॉन्टैक्ट लूज होएगा मतलब नॉर्मल आपका जीरो हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। राइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे बात करते हैं उसके बाद टेंशन फोर्स की। तो टेंशन है ये आपकी रस्सी के अलॉन्ग होएगी, तो ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने जैसे एक और बॉडी बना लेते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया। ठीक है, ओके, ऑलराइट, इसके ऊपर मान लीजिए आपने फोर्स ऐसे लगाया है और अब हम बात कर रहे हैं इस टेंशन की। यहाँ भी टेंशन होगी बट अब यहाँ की बात कर लेते हैं, ये टेंशन टी है। ठीक है, ये आपकी टेंशन है रस्सी में आएगी। तो यहाँ जब हम टेंशन की बात करते हैं तो ये रस्सी जो खींचेगी, वो रस्सी को खींचने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए उसको हम यहाँ टेंशन कहते हैं। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स तो है। यहाँ टेंशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है, टचिंग चाहिए, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। तो आपकी टेंशन की जो डायरेक्शन होगी, इसको ध्यान रखना, बहुत सारे सवालों में काम आता है ये स्पेसिफिकली लाइन कि टेंशन हमेशा आपकी डायरेक्शन जो है इसकी होगी हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी। तो अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के सवाल होते हैं कि ये रस्सी ऐसे घूम गई, सर्कुलर रोप है, उसके ऊपर कुछ तो भी कहानी कर रहे हैं, चार्ज हमने दे दिया, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो इसकी जो टेंशन आएगी, टेंशन विल ऑलवेज बी अलोंग द रोप। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंशन देख रहे हैं तो रस्सी के अलोंग होगी हमेशा टेंशन। राइट, डायरेक्शन अलोंग वाला वो सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने की जरूरत है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी या फिर ऑलवेज पुलिंग। यहाँ पे अक्सर लोग इसके डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूँ। अगर आप इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं या इस ब्लॉक से देख रहे हैं तो इस ब्लॉक के ऊपर बैठ जाएं, वहां से अपना छाता डाल दें या फिर स्पाइडरमैन की तरफ रस्सी डाल के देखें। यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर टेंशन की ये डायरेक्शन है। इस ब्लॉक के लिए देखेंगे तो इस ब्लॉक के ऊपर बैठ जाएं और यहाँ से आप एक छाता वो बना के देखें तो इस ब्लॉक के लिए टेंशन की इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी, बिकॉज रस्सी हमेशा खींचेगी, रस्सी कभी भी धक्का नहीं दे सकती। सो टेंशन विल ऑलवेज बी पुलिंग। एक और एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, इसकी ज़रूरत थोड़ी देर में पड़ेगी हमें, कि ये आपकी पुली ब्लॉक सिस्टम है, यह आपका मास m1 है, यह आपका मास m2 है वगैरह वगैरह। अगर टेंशन देखोगे यहाँ पे रस्सी में टेंशन t है, तो जब इसका एफबीडी बनाएंगे, इसकी तरफ से देखेंगे तो इसको टेंशन t है ऊपर खींचेगा, इसको देखेंगे तो इसके ऊपर टेंशन t की वैल्यू ऊपर लग रही होगी। तो टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग, रस्सी हमेशा खींचेगी, ये ध्यान रखना।
ठीक है। तो इसका FBD बनेगा टेंशन पुलिंग है, इसका FBD बनेगा टेंशन पुलिंग है। इस पुली का जब आप FBD बनाओगे तो उस पर टेंशन की डायरेक्शन नीचे, इस पे बनाओगे तो इस पे टेंशन की डायरेक्शन नीचे रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, टेंशन हमेशा खींचेगी। ऑलराइट, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। यहाँ पे एक चीज़ और हमें जो ध्यान रखनी है, बड़े इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर रस्सी टूटी तो टेंशन आपकी इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगी, नॉर्मल जीरो हो जाएगा, टेंशन आपकी इंस्टेंटेनियस जीरो हो जाएगी। आपका स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होता है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स आपका इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होता, लेकिन नॉर्मल और टेंशन उसी वक्त आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। ऑलराइट, इसके बाद चलो बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। नाउ NLM अगर अच्छे से समझना है, आपको इसमें बहुत सारे नंबर्स चाहिए, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे से आने चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम होता है कि हम अपने कैसे स्टेप्स होते हैं मैं भी आपको सिखाता हूँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो अपने NLM में और अपने फ्रिक्शन में, वर्क पर एनर्जी में, आपके सेंटर ऑफ मास में और रोटेशन में, और बहुत बार इसके आगे जो के फर्दर जो चैप्टर हैं SHM और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बहुत काम आते हैं। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे अपने पास टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम लगा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द स्टेप्स जिनको हमें फॉलो करना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहले है कंसिडर ओनली एंड ओनली द रेफरेंस बॉडी। जिस बॉडी का आपको फ्री डायग्राम बनाना है उस बॉडी को पहले सिस्टम से, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो भी है उससे बाहर निकाल लो और सिर्फ उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ड्रॉ MG। आपका जो MG है वो सेंटर मास पे उसका अप्लाई हो रहा होगा, वो वाला MG फोर्स अप्लाई करें। और उसके बाद है ड्रॉ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन इट। तो जितने फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस आपके वहाँ अप्लाई हो रहे हैं उनको उसके बाद हमने वो करना है। इस बॉडी ने दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया वो नहीं बनाना है, इसके ऊपर जो बाकी फोर्सेस अप्लाई हुए हमें सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे अपने बनाने हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द स्टेप्स जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में किसी भी बॉडी का FBD बना सकते हैं। ऑलराइट, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है M1, एक और ब्लॉक रखा हुआ है M2, और लेट्स से एक और ब्लॉक रखा हुआ है, 3 ब्लॉक हो गए M3, और ये ग्राउंड पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ बनाना है M1, M2, M3 तीनों का FBD, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाना है। ऑलराइट, सो इस केस में अगर हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करें, सो नाउ इन दोनों के बीच में आपका एक फोर्स अप्लाई होएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में, वो भी यहाँ नॉर्मल ऐसे लिख लेते हैं। ये आपका नॉर्मल यहाँ पे उसको N2 कह लेते हैं, अर्थ और इसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होएगा उसको लेट से हमने N3 नाम दे दिया। सो इस केसेस में जब आप FBD बनाएंगे M1 का, तो M1 के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, तो पहले तो M1 को बाहर निकाल लो। M1 के अलावा दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ M1 है। इसके ऊपर फोर्स लगने वाला सबसे पहले आप MG बनाएंगे, तो ये फोर्स है आपका MG। उसके बाद इसके ऊपर फोर्स लगेगा आपका नॉर्मल। नाउ नॉर्मल की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल आपका सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, अभी हमने देखा था। और लेकिन नॉर्मल की डायरेक्शन का जो दूसरा पॉइंट है वो है कि उसको कंप्रेस करने की, उसको चिपकाने की कोशिश करेगा। तो जब आप M1 का FBD बनाएंगे तो नॉर्मल इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। और क्योंकि बॉडीज आपकी ऊपर नीचे कहीं आ जा नहीं रही हैं, इस वजह से आपकी इक्वेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि N1 विल बी इक्वल टू MG। दिस इज हाउ वी कैन राइट इक्वेशन। इक्वेशन अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ FBD बनाना सीख रहे हैं। तो ये आपका जो ब्लॉक है M1, उस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले ये 2 फोर्सेज हो गए, एक MG और एक आपका N1। नाउ M2 का अगर FBD बनाएंगे तो M2 का FBD जो बनेगा, M2 का FBD में नीचे तो लगाया उसका M2G, ऑलराइट, और इसके ऊपर M2 के ऊपर अब 2 नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो इसको चिपकाएगा, वो पिचकाने की कोशिश करेगा, उसको पुश करेगा। दूसरे वाला जो आपका N2 है वो भी उसको पिचकाने की कोशिश करेगा। नाउ इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा N1, ये वाला, वो N1 नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी N1, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में। N2 ऊपर की तरफ आपका अप्लाई होएगा N2, ठीक है। इसकी अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, दोनों की इक्वेशन लिखेंगे, तो पहले केस में आप लिखेंगे N1 विल बी इक्वल टू MG, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ऑलराइट, इस वाले केस में लोग यहाँ गड़बड़ ये करते हैं, गलती ये करते हैं कि इस वाले M2 ब्लॉक के ऊपर भी M1G लगा देते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से M1 फोर्स ने M1G नहीं लगेगा, उसकी वजह से नॉर्मल लगेगा। मान लो अगर आपने यहाँ एक और ब्लॉक रख दिया तो आपका M1 प्लस M2G नहीं, आपका नॉर्मल चेंज हो जाएगा, बिकॉज इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नॉर्मल और नीचे से एक नॉर्मल और अपना MG है, दैट्स इट। तो ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी N2 विल बी इक्वल टू N1
प्लस एम जी, ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। नाउ इस केस में क्योंकि n1 आपके m1g के बराबर है, ये m1 है m2g है, तो इस वजह से यहाँ पे आप ये वैल्यू डाल के इसको n1 की जगह m1g लिख सकते हैं, तो m1 प्लस m2g हो जाएगा। हालांकि सिमिलरली अगर हम ब्लॉक का FBD बनाएं m3 का, तो m3 का जो ब्लॉक का FBD बनेगा तो सबसे पहले तो बनाएं m3g, ये हो गया उसका mg का फोर्स ना। उसके बाद यहाँ पे दो नॉर्मल लगेंगे n2 और n3, ठीक है। n2 इसको पिचकाने की कोशिश करेगा तो n2 की भी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी और n3 जो है ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये आपके फोर्सेस हो गए ना। इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, ऊपर और नीचे आपके ब्लॉक मूव नहीं कर रहे हैं, उस वजह से n3 की जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। सो n3 विल बी इक्वल टू n2 प्लस m3g, ये आपकी थर्ड ब्लॉक की इक्वेशन हो जाएगी। सो इस तरह ये आपका FBD यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑलराइट, एक और एग्जांपल है, जैसे ब्लॉक्स रखे हुए हैं आपके ऐसे और ऐसे लटका दिया आपने इसको, ये आपका m1 ब्लॉक, ये आपका दूसरा ब्लॉक, लेट्स कॉल दिस m2, ये आपका ब्लॉक m3, ठीक है। अब इसका जब हम FBD बनाएंगे तो पहले m3 से चालू कर देते हैं। लेट्स कॉल दिस टेंशन आपकी T3 टेंशन क्या लेते हैं, इसकी टेंशन T2 और यहाँ पे टेंशन T1 क्या लेते हैं। नाउ m3 का जब आप FBD बनाएंगे तो इसका FBD नीचे तो लगा mg, m3g। ना उसके बाद लगेगी इस पे टेंशन। टेंशन के बारे में हमने बात की थी कि टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग। इसका मतलब ये है कि टेंशन की डायरेक्शन आपकी इसके लिए ऊपर की तरफ होगी, तो T3 आपका इसको ऊपर खींचेगा। ना इक्वेशन लिखोगे तो T3 विल बी इक्वल टू m3g आ जाएगा। इस वाले केस में जब आप FBD बनाएंगे, m2 का FBD बनाएंगे, तो m2 का जो FBD बनेगा, तो नीचे तो लगा उसका m2g। राइट, अब यहाँ पे टेंशन के लिए कई बार स्टूडेंट जो शुरू में वो NLM करना स्टार्ट करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके ऊपर टेंशन की जो डायरेक्शन देखोगे, नीचे वाली टेंशन नीचे की डायरेक्शन में खींचेगी, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग, तो T3 इसको नीचे खींचेगा। तो इसके लिए T3 की डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ आएगी, इसको आप लिखोगे T3 और T2 अपवर्ड्स रहेगी, ये आपकी T2 अपवर्ड्स होगी ना। इक्वेशन अगर लिखनी हो तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी T3 इज इक्वल टू m3g, ये आपके पहले ब्लॉक की इसकी इक्वेशन हो गई। इसकी इक्वेशन क्योंकि इक्विलिब्रियम में कोई कहीं जा नहीं रहा है, तो इसलिए इक्वेशन हो जाएगी T2 विल बी इक्वल टू T3 प्लस m3g m2g। ये आएगा m2g। m2g। नाउ अब अगर थर्ड ब्लॉक का FBD बनाएंगे आप m1 ब्लॉक का, तो इसका जो FBD बनेगा, इस पे सबसे पहले तो नीचे लगा आपका m1g फोर्स और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा आपका T1 फोर्स। T2 फोर्स है, उसकी डायरेक्शन इस ब्लॉक से जब आप देखेंगे, इसके फ्रेम से जब देख रहे हैं, तो वो पुलिंग होएगा, वो नीचे की तरफ खींचेगा। सो T2 की आपकी नीचे डायरेक्शन होगी T2। नाउ इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी आपकी T1 विल बी इक्वल टू T2 प्लस m1g। ये आपकी इसकी FBD बन के ये आपकी इक्वेशंस हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो आगे फर्दर वो करें। सो लेट अस से ये आपका सिनेरियो कि ये आपका थीटा और ये आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और आपने इसको ऐसे करके यहाँ बांधा हुआ है, राइट। ये आपका ब्लॉक जिसका मास m, ठीक है। अब इसका अगर FBD बनाएंगे, ये वो वाली सिंपल प्रॉब्लम है, इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ FBD बना के देख रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। इसका जब FBD बनाएंगे तो इसका FBD जो अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी डाउनवर्ड, इसके ऊपर फोर्स लगा mg, राइट। और इसकी अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन और बना लें तो इसके ऊपर ये डायरेक्शन है आपकी mg, नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ ऐसे फोर्स लगा है। नाउ टेंशन जो है आपकी वो इस एंगल पे यहाँ पे अप्लाई होएगी। सो इस एंगल पे यहाँ पे आपकी टेंशन T आ गई। सिमिलरली अगर आप देखोगे इसमें देखेंगे, सो नॉर्मल जो अपना आएगा, नॉर्मल आपका हमेशा अप्लाई होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये अगर आपकी सरफेस है थीटा एंगल पे, तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आपका ये नॉर्मल आएगा, ठीक है। सो डायरेक्शन अगर देखोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई। ये आपका एंगल थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा होएगा, तो ये थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका फिर थीटा हो जाएगा। सो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है,
बट ऐसा कोई मुश्किल काम है नहीं, है ना। और अगर इसकी डायरेक्शन देखोगे नॉर्मल का ऐसे, तो अब यहाँ पे हम mg के 2 कंपोनेंट कर देंगे। देयर विल बी सिचुएशन, कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे जहाँ पे हम mg के कंपोनेंट ना करके नॉर्मल के कंपोनेंट करते हैं, बट वो रोटेशनल वाले उसमें आएगा। यहाँ पे क्योंकि अगर रस्सी कट गई या ब्लॉक ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो क्योंकि मोशन आपका इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग हो रहा है, इस वजह से हम mg के कंपोनेंट करते हैं और हमारे सारे कंपोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन होंगे। बिकॉज सवाल ये होता है कि ब्लॉक यहाँ से अगर आया, नीचे पहुंचा है, तो कितनी देर में पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो उसलिए हमें सारे कंपोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन चाहिए। सो अलॉन्ग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हम अपने कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे। सो अगर थीटा एंगल देखोगे तो ये आपका थीटा एंगल है। mg के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ही कंपोनेंट आएगा जिसको आप लिखोगे mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जिसको हम लिखेंगे mg sin थीटा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, हम सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपके परपेंडिकुलर और अलोंग द इंक्लाइन के लगने वाले जो कंपोनेंट्स है वो बराबर होंगे। ठीक है। सो विच मीन्स आपका एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी जा सकती है, टेंशन टी विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। इसके अलोंग जो आपकी टेंशन है उसकी वैल्यू mg sin थीटा के बराबर हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं n नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। ये इक्वेशन ध्यान रखना, नॉर्मल की वैल्यू आपकी mg cos थीटा आती है, और ये आपका इस अलोंग द इंक्लाइन आपका जो फोर्स है mg sin थीटा होएगा। इसी से आपका फाइनल एक्सेलेरेशन भी आता है, जो अगर रस्सी ना हो, ब्लॉक नीचे आ रहा हो, तो इसी से हम एक्सेलेरेशन भी इसका निकालते हैं। ठीक है। सो ये आपकी टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है। अगला सिनेरियो देखते हैं। नाउ अगला सिनेरियो कुछ ऐसा बना लेते हैं कि लेट अस से ये आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये आपका ब्लॉक या बॉल बना लेते हैं, ये बॉल ऐसे रखी हुई है, और आपका एक रॉड बना लेते हैं, एक रॉड ऐसे रखी है। ठीक है। इस सिनेरियो में हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाना है, और ये दीवार ऐसे है। ठीक है। इसका एफबीडी बनाना है हमने। तो इस केस में जब हम इस गोले का एफबीडी बनाएंगे, तो ये जो आपकी बॉल है इसका एफबीडी बनेगा। सो ये आपकी बॉल नीचे तो इस पर लगेगा mg फोर्स, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन बनाए तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका एक फोर्स लगेगा n1। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है लेटर से उसको हमने नाम n1 दिया है। एक नॉर्मल आपका ग्राउंड सरफेस और इसके बीच में लगेगा, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होएगी, n2 कह लेते हैं इसको। ठीक है। बिकॉज ये n2 आपका फिर इसको पुश करने की, पिचकाने की कोशिश करेगा, तो n2 की डायरेक्शन अपवर्ड्स हो गई। नाउ इस ब्लॉक की वजह से आपका एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में n3 आपका लेट्स से जो नॉर्मल इन दोनों के बीच में होगा उसको हम n3 कह लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में आपका एक नॉर्मल फोर्स आएगा, उसकी डायरेक्शन जो आएगी वो आप इस तरह कहीं बनाएंगे, ये आपका n3 की वैल्यू होएगी। ठीक है। अगेन डेटा दे रखा होगा थीटा वगैरह निकालने के लिए, तो हम n3 का ये थीटा या ये थीटा उससे फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका बॉल का एफबीडी हो गया। नाउ सिमिलरली अगर हम एफबीडी बनाएंगे आपकी रॉड का, तो रॉड का एफबीडी बनाओगे तो रॉड को अगर पॉइंट मास माने तो नीचे तो आ गया उसका mg। ठीक है। ये आपका रॉड का mg लग जाएगा। नाउ एक आपका n3 इस डायरेक्शन में अप्लाई होएगा, जो आपका बॉल ने इसके ऊपर लगाया है, n3 इस डायरेक्शन में आएगा। ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल फोर्स आपका ऊपर की तरफ आएगा, लेट्स कॉल दिस फोर्स n4। तो इन दोनों के बीच में जो आपका नॉर्मल फोर्स है उसको अगर हम n4 कह रहे हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सो इनको अगर कुछ और कंडीशन दी हुई है तो उसके बेस पे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये अपना फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा इस बॉल का और आपके इस रॉड का। आई होप ये एफबीडी आपको समझ में आया। एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है। सो अगर मैं एक और एफबीडी बनाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल चलो अब अगला पुली ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को पुली ब्लॉक सिस्टम से डर लगता है, आई हैव नो आइडिया वाई, बहुत ही आसान सी चीज़ होती है, उसका एफबीडी बनाते हैं। सो पुली ब्लॉक सिस्टम कुछ ऐसा है कि ये आपका पुली एक मास m1 और ये आपका दूसरा मास m2, ऑलराइट। और इस पुली को आपने ऐसे यहाँ पे लटका रखा है, अभी कुछ मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन लिख लेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बना रहे हैं। सो अगर देखोगे तो इस रस्सी में एक टेंशन T होएगी, इस रस्सी में टेंशन T होएगी, इस रस्सी में टेंशन मान लो T डैश है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे m1 का एफबीडी बनाएंगे, तो m1 का एफबीडी जो बनेगा, m1 का नीचे तो लगा फोर्स आपका m1g और ऊपर फोर्स लगेगा आपका T।
दैट्स इट। ये इसका FBD हो गया, M1 और T हो गया। अब अगर ये मूव करेगा ऊपर या नीचे, उसके बेस पे मैं F0 इज इक्वल टू MA की इक्वेशन बाद में लिख लेंगे, अभी नहीं लिख रहे। M2 का अगर आप FBD बनाएंगे तो इसका FBD कुछ ऐसा बनेगा कि नीचे तो लगा इसका M2G और इसमें टेंशन की डायरेक्शन ऊपर होगी, बिकॉज ये आपको टेंशन ऊपर पुल करेगी। ब्लॉक इवेंचुअली हो सकता है नीचे जा रहा हो, बट टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर पुल करेगी, सो ये आपका FBD हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप पुली का FBD बनाएंगे तो पुली का FBD ऐसा बनेगा कि ऊपर तो आपकी फोर्स लगी T डैश और नीचे आपके एक टेंशन T और दूसरा टेंशन T। इसका एक टेंशन T यहाँ पे और एक टेंशन T यहाँ पे, दोनों ही रस्सियाँ पुली को खींचने की कोशिश करेंगी। तो ये रस्सी इधर खींच रही है और रस्सी इधर खींच रही है। मोशन क्या हो रहा है, दैट सेपरेट। मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है बात और है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस बैलेंस करना सीख रहे हैं। तो इस केस में T डैश और नीचे 2T डैश ये वैल्यू आ जाएंगे आपकी। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो ये फोर्सेस बराबर, ये फोर्सेस बराबर, ये फोर्सेस बराबर। इक्विलिब्रियम नहीं है तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम देखेंगे F0 इज इक्वल टू MA कैसे लिखते हैं, उससे अपनी अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आई होप ये FBD बनाने आपको समझ में आए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस। नाउ बिफोर वी डू दैट, हमने स्टार्टिंग में एक सवाल की बात की थी कि आपका ये वॉल है, A और B आपके दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं और आपका A और B ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये चार अपने ऑप्शन थे कि F की वैल्यू A और B से ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कम पे भी काम चल जाएगा, या फिर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ना इसको अगर देखेंगे इसका FBD बना के, तो ये जो आपका ब्लॉक A है, ठीक है, इसका अगर आपका A ब्लॉक FBD ऐसे बना और ये B ब्लॉक है इसका FBD बना, तो B ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में तो एक फोर्स जगह ले लेते हैं यहाँ पे, अलाइक। तो अगर यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे तो आपका जो A ब्लॉक है, ये A ब्लॉक और ये आपका B ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है उसके ऊपर, और दीवार एक नॉर्मल आपका फोर्स लगाएगी। तो नॉर्मल आपका ब्लॉक A उसके ऊपर N1 फोर्स लगाएगा। लेट्स से इनके बीच में फोर्स की नॉर्मल आपका N1 है, इन दोनों के बीच में लेट्स से नॉर्मल आपका N2 है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। सिमिलरली अगर ब्लॉक A की बात करेंगे तो ब्लॉक A के ऊपर लगने वाले फोर्सेस जो है, जो ब्लॉक B इसके ऊपर लगाएगा, वो वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी जिसको आप लिखोगे N1, और इस दीवार ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इधर लगेगा आपका N2। तो ये तो आपके फोर्सेस हो गए। अब यहाँ बात कर लेते हैं mg की। तो यहाँ पे आपका एक फोर्स लगेगा mg, M2g कह लेते हैं इसको, ये आपका फोर्स M2g लगेगा। A ब्लॉक की बात करेंगे तो इसका आपका M1g इधर लगेगा, राइट, ये आपका फोर्स हो गया। नाउ इस केस में फ्रिक्शन, अगर ये रुका हुआ है तो उसको रोकने के लिए रीज़न आपका फ्रिक्शन फोर्स होएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी μN1, ये आपके फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। क्यों होगी, फ्रिक्शन में बात करेंगे, बट फ्रिक्शन फोर्स आपका μN1 होता है। तो B आपका यहाँ पे स्टेबल हो सकता है, ठीक है। A की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगना चाहिए F2, जिसकी वैल्यू होगी μN2। नाउ यहाँ पे क्योंकि अपने को दिया हुआ है स्मूथ वॉल है, यहाँ तो आपकी वैल्यू है फ्रिक्शन की, ये वाली वैल्यू स्मूथ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स जीरो होएगा। नाउ इसको अगर आप देखोगे बैलेंस करके, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं N1 N2 इधर है, mg नीचे है, mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स नहीं है। हेंस आपका ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम वुड बी द राइट आंसर। तो ये वाला सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक को आप ऐसे वो कर रहे हैं तो वो आप उसको रोक नहीं सकते, फ्रिक्शन आपको चाहिए ही चाहिए। तो बाय FBD हम कह सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी, बट जस्ट बाय FBD हम ये कह सकते हैं कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब NLM के जो न्यूटन के लॉज हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो न्यूटन ने अपने यहाँ पे 3 लॉज दिए। तो सबसे पहला लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि एनी बॉडी, ठीक है, कोई भी आपकी बॉडी है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is acted upon by some external force, राइट, टू चेंज इट स्टेट। तो हमने यहाँ पे 3 स्टेट की बात की थी, काइनेमेटिक्स जब पढ़ रहे थे हमने 3 स्टेट ऑफ मोशन की बात की थी। पहला स्टेट आपका रेस्ट का, दूसरा यूनिफॉर्म का, तीसरा आपका एक्सेलरेटेड मोशन। तो बॉडी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी until unless एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो पहला लॉ आपका बताता है कि बिना फोर्स के मोशन में चेंज नहीं आएगा। दूसरा लॉ ये बताता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है इनका। दूसरा लॉ ये बताता है कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो कितना चेंज आएगा। सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया,
यहाँ पे आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स F लगाया तो इस बॉडी के मोशन में कितना फ़र्क आएगा वो हमें यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने को पता चलता है कि F विल बी इक्वल टू dp/dt। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो पहले जो मास इनटू वेलोसिटी आपका मोमेंटम था और बाद में जो हो गया वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा फोर्स के, या फोर्स आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होएगा। थर्ड लॉ कहता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Action means the force exerted by first body on the second body, while the reaction means the force exerted by the second body on the first। यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स कभी भी आपका सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक बॉडी ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया तो दूसरी भी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगी, कितना? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई बिना फोर्स के मोशन में चेंज नहीं आ रहा, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आ रहा। दूसरा कहता है कितना चेंज आएगा, वो आपका मोमेंटम के रेट से प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स और वो दोनों बराबर होंगे, जो फोर्स है वो रेट ऑफ मोमेंटम के बराबर होएगा। थर्ड ये कहता है कि फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आपने फोर्स लगाया तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दूसरी बॉडी भी पहले पे फोर्स लगाएगी, पहली दूसरे पे लगाएगी। ऑलराइट, सो ये आपके न्यूटन के थर्ड लॉ हो गए। या सेकंड लॉ को अगर थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सपेंड करें, उसको डिटेल में जाएं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F विल बी इक्वल टू m, इसको आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे आपका फोर्स आ गया, हमने लिखा F इज इक्वल टू dp/dt। नाउ इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ mv, बिकॉज मोमेंटम आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है। नाउ इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आपकी जो F की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज m dv/dt प्लस v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। नाउ ये आपके फोर्स की एक्चुअल वैल्यू हो गई ना। उस केस में जब हम ये जीरो कंसिडर कर रहे हैं कि आपका मास जो है वो अगर मान लो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने वो सिनेरियो लिया है कि जब आपका मास चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में जो आपका सेकंड लॉ है वो कहता है F विल बी इक्वल टू ma। ऑलराइट, ये आपका वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा कि फोर्स विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और जो मास की आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वही आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। इसी को यूज करके हम ये भी लिखते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसको आप ये भी यूज करते हैं, ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसी केस में जो वेरिएबल मास के सवाल आते हैं, तो वेरिएबल मास के भी सवाल करेंगे चैप्टर के एंड में, वहां पे हम ये कहेंगे कि आपका ये वाली टर्म जीरो है और हम इसको कंसिडर करेंगे। नाउ एडवांस के कुछ एग्जाम में ऐसे भी सवाल आते हैं जहाँ पे हम दोनों को कंसिडर करते हैं, पर आपको नीट में उस सिनेरियो की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल मास में हम ये कहते हैं कि आपका F विल बी इक्वल टू, पहली वाली टर्म आपकी ज़ीरो हो गई, प्लस ये आएगा v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। ठीक है, सो ये वो वाले सिनेरियो होते हैं कि आपने पानी का पाइप लिया और एक चेयर के ऊपर पानी के पाइप से आप उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं ना, वो चेयर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो पीछे मूव कर जाएगी, तो पानी की वेलोसिटी v और आपका जो मास ऑफ वाटर आ रहा है वो उसका रेट dm/dt हो गया, उतना फोर्स आपने उसके ऊपर यहाँ पे लगाया है। सेकेंड सिनेरियो इसका जो बहुत कॉमन एग्जांपल है आपके लिए, वो है रॉकेट प्रोपल्शन वाले सवाल, कि आपका रॉकेट है, ऊपर जा रहा है, नीचे उसके एग्जॉस्ट गैसेस वो निकल रही हैं, तो dm/dt आपका आ जाता है कि कितना मास है और कितनी वेलोसिटी आपने उसके ऊपर इम्पार्ट करनी है, तो टोटल फोर्स निकालना होगा, या फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। एक और सिनेरियो होता है इसका कन्वेयर बेल्ट का सवाल, ये सारे करेंगे इस चैप्टर में। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सैंड गिर रही है, अगेन वो आपके वेरिएबल मास वाले सवाल होंगे। तो आई होप ये सेकंड मोशन आपको समझ में आया। अब इन तीनों के ऊपर सवाल करने चालू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले सवाल है आपका अ बॉडी ऑफ वेट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, कोई कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन हो जाएगी। क्वेश्चन से अ बॉडी ऑफ वेट 2 kg इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर, टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल, हमें बताना है इस T1 की वैल्यू क्या होगी। नाउ इस केस में 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, 30 डिग्री का एंगल है। नाउ इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ करें, तो यह टेंशन मान लो T2 है, इसके अगर हम कंपोनेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसका जो T2 का कंपोनेंट आएगा, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, सो ये कंपोनेंट हो गया आपका T2 cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, उसको आप लिखोगे T2 sin 30 डिग्री।
नाउ इस पॉइंट का अगर हम एफ बनाएं, नाउ स्टूडेंट कई बार इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एफ तो मासेस के बनेंगे, नहीं, एफ किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। इट्स अ बॉडी जिसका पॉइंट अगर हम यहाँ नॉट जो है, जो आपकी गिठान है, इसको जो ले रहे हैं, वो बॉडी आपकी ऐसी है जिसका मास 0 है, उसका एफ बना रहे हैं, सारे डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेज दिख रहे हैं, तो इसका एम नहीं लिखेंगे आप, क्यों? क्योंकि उसका मास नहीं है। इसका अगर आप एफ बनाएं तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं T2 sin 30 विल बी इक्वल टू 2G, बिकॉज यहाँ पे आपका लगने वाला फोर्स, इसका एफ बनाओगे तो नीचे फोर्स लगा आपका 2G, और यहाँ पे T0 क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सो इस केस में 2G के बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं T2 मल्टीप्लाइड बाय sin 30 इज 1/2 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, G की वैल्यू 10 रख दी है, विच इम्प्लाइज आपके T2 की वैल्यू 2 को ले जाते हैं, ये आ गया आपकी 40 न्यूटन। तो ये आपके T2 की इस टेंशन की वैल्यू आ गई। नाउ अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को अगर बैलेंस करेंगे, सो यहाँ पे नाउ वी कैन राइट, नाउ इस केस में हम यहाँ लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं T2 cos 30 विल बी इक्वल टू T1, ठीक है। T2 की वैल्यू आ चुकी है, उसको यहाँ इंसर्ट कर देते हैं, विच एम्प्लाइज T1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी T2, T2 की वैल्यू आ चुकी थी, T2 यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 हो गया आपका √3/2, विच एम्प्लाइज आपका T1 जो है टेंशन, उसकी वैल्यू हो गई 20 √3 न्यूटन, इतनी वैल्यू हो गई। सो दैट मीन्स आपका, अच्छा इन kg वेट आंसर बताना है, इन kg वेट है तो इसको G से डिवाइड कर देंगे, तो T1 जो है G से डिवाइड करके जो हमने 10 लिया था उसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3, ठीक है। ये आपकी टेंशन की वैल्यू हो गई, विच मीन्स ऑप्शन नंबर C वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। एक बार सवाल पढ़ना भी ज़रूरी होता है, यहाँ पे अपने को kg वेट में दिया हुआ है, सो kg वेट के हिसाब से 2√3 आएगा। अगर kg वेट की बजाय न्यूटन में पूछा होता तो हम इसको 20√3 लिखते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 2008 के आपके नीट के एग्जाम का सवाल है। क्वेश्चन सेज 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, 3 फोर्सेज आपके यहाँ पे लग रहे हैं एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर। अगर हम इन फोर्सेज को ध्यान देंगे तो फोर्सेज आपके अप्लाई हो रहे हैं 4 न्यूटन का, 1 न्यूटन का और ये 2 न्यूटन का, ये इसी डायरेक्शन में, तो इसकी एंगल की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स, सवाल ये है टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स कितना होगा, कितना और एडिशनल फोर्स लगाएं कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में बचे। तो इसका मतलब ये है कि आपका हमें नेट फोर्स नहीं बताना है क्या होगा, हमें बताना है कितना और एडिशनल फोर्स लगाएं कि सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स बचे। मतलब एक्स डायरेक्शन का फोर्स निकाल लेते हैं, उसी का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप लगा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स रिजल्टेंट बचेगा। ऑलराइट, एक्स डायरेक्शन में अब इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें या फिर आप इसको एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक्स के कंपोनेंट्स देख के। इसको अगर हम एक बार फिर ड्रॉ करें, सो ये आपके फोर्सेस, एक फोर्स यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे अप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू हो गई 1 न्यूटन, ये एंगल 60 डिग्री का है। नेक्स्ट फोर्स जो आपका यहाँ बना हुआ है वो आपका 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का है और इसकी वैल्यू है आपकी 4 न्यूटन। और यहाँ पे एक 30 डिग्री के एंगल पे ये आपका फोर्स है जिसकी वैल्यू है आपकी 2 न्यूटन। नाउ एक्स डायरेक्शन में अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी एक्स जो है उसकी वैल्यू आएगी, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1 मल्टीप्लाइड बाय cos 60। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव आई कैप वाली डायरेक्शन ले रहे हैं, इसका कंपोनेंट इधर देखेंगे तो एंगल 30 है तो इसकी वैल्यू आएगी +2 sin 30। या आपकी इसका एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इसका कंपोनेंट देखेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, सो उसकी वैल्यू आएगी -4 sin 30। ऑलराइट, तो इनको अगर हम सॉल्व कर लें, cos 60 होता है, ये हो जाएगा आपका 1/2 +2 मल्टीप्लाइड बाय sin 30 होगा आपका 1/2 -4 मल्टीप्लाइड बाय sin 30 हो गया 1/2। सो आपके जो x है उसकी वैल्यू आ गई, ये हो जाएगी 1/2 प्लस ये बचेगा आपका 1, ये वैल्यू आपकी जो बचेगी ये आएगी आपकी -2। सो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -1/2। तो अभी आपका जो फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है वो -1/2 न्यूटन है एक्स डायरेक्शन में। कितना अपोजिट लगाएं उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू, अपोजिट जो फोर्स लगाना है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 न्यूटन, ये आपका फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। हैंस ऑप्शन नंबर सी
0.5 Newton would be the right answer. Now next question. Question says a particle is moving with constant speed along a straight line path. Force is not required to. एक आपका पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे. सवाल है फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स स्पीड, डिक्रीज इट्स मोमेंटम, चेंज इन डायरेक्शन या कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म आपकी वेलोसिटी. सो नाउ ये पार्टिकल अगर आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एम मास इसका है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर आपने यहाँ पे फोर्स एफ इसके ऊपर लगा दिया इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में कहीं पे भी लगा दिया तो फोर्स लगाने के बाद इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है. ठीक है. सेकंड है डिक्रीज इन मोमेंटम. अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो इसका मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा. तीसरा है चेंज इन डायरेक्शन. तो इसकी अगर आपने फोर्स लगाया इधर जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो आगे जाके इवेंचुअली वापस आ सकता है. सो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है. कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर आप चाहते हैं मूव करता रहे तो फोर्स लगाने की अपने को कतई कोई ज़रूरत नहीं है. हेंस ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकंड लॉ पे जाएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन से एन एलिवेटर वेइंग 600 किलोग्राम 6000 किलोग्राम is pulled upwards by a cable with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेकिंग g to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू हमें 10 ले सकते हैं. देन द टेंशन इन द केबल इज, और 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं. सो नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपका ब्लॉक, इसको आपने एक फोर्स लगाया, t ऊपर टेंशन आपने एक फोर्स लगाया और आप चाहते हैं कि ये जो बॉडी है a एक्सेलेरेशन से ऊपर मूव कर जाए. ठीक है. इसका मास m. सो नाउ इस केस में अगर इसका हम FBD बनाएंगे और हम यहाँ सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिखेंगे आपका F नेट इज इक्वल टू MA. ठीक है. सो नेट डायरेक्शन फोर्स के निकालेंगे और जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उस डायरेक्शन में आपकी F नेट लिखेंगे और इज इक्वल टू MA यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पे जो आपके FBD बना के, तो ऊपर तो टेंशन लगा, नीचे आपका एक फोर्स लगेगा mg FBD से. सो F नेट इज इक्वल टू MA की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं T माइनस mg विल बी इक्वल टू MA. ये आपका फोर्स हो जाएगा. mg को उधर ले जाए, सो यानी कि टेंशन विल बी इक्वल टू mg प्लस a. ये आपकी टेंशन की वैल्यू हो जाएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम डेटा रख दें अपना, सो m जो दिया हुआ है वो अपने को 6000 है, मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 10 है और यहाँ पे एक्सेलेरेशन आपका 5 था. तो इसको जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 15 आपका ही आ जाएगा. सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90,000 न्यूटन. ये आपका फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड. It is lifted with an acceleration of, it is lifted up with an acceleration of 4.9 and lowered with an acceleration of 4.9. हमें बताना है रेशियो ऑफ टेंशन क्या होगी और ये आपके नीट के एग्जाम का सवाल पूछा हुआ है. ठीक है. सो सिनेरियो ये है कि ये आपका एक ब्लॉक, इसका मास m, आपने उसके ऊपर टेंशन T लगाई और एक बार तो ये a एक्सेलेरेशन से ऊपर गया T1. इसी को आपने दोबारा फोर्स m2 है, इसके ऊपर टेंशन T लगाई और सेकेंड टाइम ये एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है. ठीक है. तो इसकी टेंशन T2 हो गई. हमें बताना है T1 T2 का रेशियो क्या होगा. A की वैल्यू दी हुई है, M की वैल्यू दी हुई है. नाउ इस केस में अगर हम FBD बनाएंगे तो नीचे आपका फोर्स लगा mg, इस पे भी नीचे आपका फोर्स लगा mg और अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं F नेट सिग्मा F नेट इज इक्वल टू MA. ये इक्वेशन लिख रहे हैं. तो पहले वाले केस में क्योंकि आपके ब्लॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं T1 माइनस M1g इज इक्वल टू M1a. ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई. ठीक है. उसको उधर लेके चले जाते हैं तो mg को, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई. इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू M1g प्लस a. ठीक है. सेकेंड वाले केस में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो सेकंड वाले केस में हम इक्वेशन लिख सकते हैं T2. अच्छा, ये वाला क्योंकि आपका नीचे ब्लॉक्स नीचे जा रहे हैं तो इसकी इक्वेशन जो है वो लिखी जाएगी आपकी mg माइनस T2 विल बी इक्वल टू M1a, विच एम्प्लाइज T2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी M2, ये M2 होएगा g माइनस a. ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. बस इनको डिवाइड कर देंगे तो आपका T1 T2 का रेशो आ जाएगा. सो T1 T2 के रेशो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T2
डिवाइडेड बाय T1 विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे सो आपका M1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे M दोनों सेम है, M1 M2, ठीक है। सो M कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू G प्लस A डिवाइडेड बाय G माइनस A। G की वैल्यू हम यहाँ पे 9.8 ले लेते हैं, सो 9.8 प्लस 4.9 डिवाइडेड बाय 9.8 माइनस 4.9। नो, इसको जब ऐड करेंगे सो 9.8 प्लस 4.9 और ये माइनस करेंगे तो ये रेशियो आपका 3/1 आ जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 3:1 दैट वुड बी आवर राइट आंसर। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 2014 में 2014 में आपसे नीट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन से अ बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a और a की वैल्यू g से कम है, तो ये बलून आपका नीचे आ रहा है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। तो कितना मास उससे हम रिमूव करें, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। कितना मास उससे हम रिमूव करें कि इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a वो अब a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। किसी दिन अगर आप हॉट एयर बलून में हुए, बलून अचानक से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है इस सवाल की आपको ज़रूरत पड़े कि कुछ सामान आप फेंक देंगे तो बलून नीचे आने की बजाय सेफली अब आप ऊपर जा सकते हैं उससे, ठीक है। सो ये अपना हॉट एयर बलून, तो पहले वाले केस में ये आपका हॉट एयर बलून है, तो पहले वाले केस में ये आपका a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। इसका FBD बनाएंगे तो नीचे तो फोर्स लगेगा आपका mg और ऊपर मान लो हॉट एयर की वजह से आपका कोई एक फोर्स ऊपर F फोर्स लग रहा है, जो कि F फोर्स आपका ऊपर की डायरेक्शन में, और क्योंकि हॉट एयर बलून है तो एयर आपकी हल्की होती है, इसलिए वो फोर्स F वहाँ पे लगा रहा है। नाउ सेकंड सिनेरियो में ये जो आपका बलून है, आपने यहाँ पे कुछ सामान यहाँ से फेंक दिया, तो सामान आपने बाहर फेंक दिया, लेटर से M2 आपने बाहर फेंक दिया। इस M2 की वैल्यू हमें बतानी है। इस केस में जो FBD बन जाएगा तो नीचे आपका जो फोर्स लगेगा वो लगेगा M1 माइनस M2G नीचे फोर्स, और ऊपर फोर्स आपका F ही रहेगा, बिकॉज ये F फोर्स जो है हॉट एयर की वजह से, और क्योंकि यहाँ पे आपके बलून की साइज़ और शेप आपकी चेंज नहीं हुई है वगैरह वगैरह, तो ये फोर्स आपका वो ही रहेगा। अब इस सिनेरियो में आपका A एक्सेलरेशन से सिस्टम ऊपर जा रहा है। नाउ बस यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। सो पहले वाले केस में अगर F0 = ma से आप इक्वेशन लिखेंगे, सो इस केस में इक्वेशन लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन आपकी हो जाएगी mg माइनस F विल बी इक्वल टू ma, ये आपकी इक्वेशन हो गई। नाउ इसको F को इधर ले आए तो आप लिख सकते हैं F विल बी इक्वल टू m, ये m1 है, ठीक है, ध्यान रखना m1 माइनस a, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। सो दिस आर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सेकंड सिनेरियो में जब हमने सामान M2 सामान फेंक दिया है, अब ये ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उस केस में इक्वेशन जो है वो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड सिनेरियो में अपनी इक्वेशन आ जाएगी F ऊपर फोर्स F माइनस M1 माइनस M2G विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2A, बिकॉज इस केस में अब आपका नेट मास जो है वो M1 माइनस M2 बचा है। नाउ इस F की वैल्यू अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी M1G माइनस M1A, हम यहाँ पे डाल रहे हैं। सो आएगा M1G माइनस M1A माइनस, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बनेगा M1G प्लस M2G विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2A। ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ से अब नोटिस करेंगे ये M1G और M1G कैंसिल हो जाएगा, और अपने को यहाँ M2 की वैल्यू बतानी है, तो M2 की टर्म एक साथ ले आते हैं। सो M1 की टर्म अगर यहाँ पे लेके आएंगे, सो अच्छा इसको पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हो गया माइनस M1A प्लस M2G इज इक्वल टू, ये बचा आपका M1A माइनस M2A। नाउ M2 की टर्म उधर ले जाते हैं, M1 इधर ले आते हैं, सो M2 को इधर ले आते हैं, ठीक है। सो M2 को इधर लाएंगे, सो ये बचा M2 G प्लस A विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, ये बचेगा M1 A प्लस M1A, ठीक है। ऑलराइट, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो M2 की वैल्यू है वो आ गई ट्वाइस M1A डिवाइडेड बाय G प्लस A, ये आपकी M2 की वैल्यू हो गई। बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर A वुड बी द राइट आंसर। Next question. Question says, consider the following statement about the blocks shown in the diagram.
दे आर बीइंग पुश्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एफ यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, तो आपका फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है। और पहली स्टेटमेंट है अपना ऑल ब्लॉक्स मूव्स विद द सेम एक्सेलरेशन। ऑप्शन आपके सेकंड स्टेटमेंट है द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज सेम, तो आपका नेट फोर्स इन तीनों ब्लॉक पे सेम है। अब हमारे ऑप्शन जो दिए हैं वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ ए एंड बी एंड करेक्ट, एंड ईदर ए और बी और करेक्ट। ठीक है, सो इस सिनेरियो में अगर हम इसको एक सिस्टम मान के कंसिडर करें तो आपका 3 + 2 + 1 ये आपका 6 kg का ब्लॉक है। तो ये आपका इसको सिस्टम मानेंगे तो 6 kg का ब्लॉक, और इसके ऊपर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगा रखा है। सो तीनों ही ब्लॉक आपके सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे जब तक इनका कॉन्टैक्ट मेंटेन है, एक्सेलेरेशन आपका सेम होएगा। सो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है उसको आप लिखोगे F/6, ये आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा, यानी कि ए स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नाउ अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को भी अच्छे से इवेलुएट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज सेम। नाउ ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब अगर इनका इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे तो आपका जो 3 kg है, 3 kg उसका एफबीडी बनाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स आपका F अप्लाई हो रहा है, इधर आपका नॉर्मल फोर्स कह लेते हैं N1 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और इसका एक्सेलरेशन A है। तो इस केस में आप लिखेंगे F - N1 = MA, M इसका 3 है, विल बी इक्वल टू 3A, ये पहली केस पहली वैल्यू होगी। सेकेंड वाले 2 kg का ब्लॉक एफबीडी बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में आपका एक फोर्स N1 लगेगा जो 3 kg ने अप्लाई किया है, और इस डायरेक्शन में आपका एक फोर्स N2 अप्लाई होएगा, और ये एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। तो इस केस में आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आप लिखोगे N1 - N2 = 2A, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो नाउ इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्सेस देखोगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो आया है वो आपका F - N1 3A के बराबर है, इसके नेट फोर्सेस आपके 2A के बराबर है। इसी से हमें बात पता चल जाती है कि आपके नेट फोर्सेस सेम नहीं है, बिकॉज इसके नेट फोर्सेस की वैल्यू 3A है, इसके नेट फोर्सेस की वैल्यू 2A है। सिमिलरली इसकी अगर बात करेंगे तो ये इसका एफबीडी अगर बनाएंगे सो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आपका N2 अप्लाई हो रहा है, दैट्स इट, ये आपका N2 फोर्स है। इक्वेशन लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी N2 विल बी इक्वल टू 1A। ठीक है, इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम। सो N2 की वैल्यू 1A आ गई। तो यहाँ पे नेट फोर्सेज जो आपके अप्लाई हो रहे हैं 1 kg पे अप्लाई हुआ 1A, 2 kg पे अप्लाई हुआ A की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, 2 kg पे अप्लाई हुआ 2A, 3 kg पे 3A, इनकी वैल्यू सेम नहीं है, हैंस आपका ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, विच मीन्स ऑप्शन A ओनली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question says 2 blocks are connected by a string as shown in the diagram. Upper block is hung by another string. A force F is applied on the upper string to produce an acceleration of 2 meter per second square. तो आपका total net acceleration system का 2 का acceleration है in the upward direction in both the blocks. So दोनों blocks आपके 2 के acceleration से ऊपर जा रहे हैं। सवाल है if T and T dash are the tension in the two parts of the string, और हमें T और T डैश की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 70.8, 47, 58 वगैरह वगैरह, ये आपके 4 ऑप्शन है। एफबीडी बना के हमें सिर्फ ये सवाल सॉल्व करना है और दोनों टेंशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो सिनेरियो कुछ इस प्रकार है। इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो ये आपका एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg, दूसरा ये ब्लॉक जिसका मास 4 kg, और इसके ऊपर आपकी टेंशन T है और इसके ऊपर टेंशन आपकी T डैश है। ठीक है, और ये पूरा आपका A एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। A की वैल्यू अपने को यहाँ 2 दी हुई है। राइट, इस केस में हमें T1 T2 की वैल्यू बतानी है। राइट, तो इस वाले ब्लॉक का अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो इस वाले ब्लॉक का एफबीडी में नीचे तो आएगा आपका फोर्स mg, और mg की डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। सो इसकी वैल्यू आएगी 4g, और ऊपर आपका T डैश यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो T डैश हो गया, और ये A एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसकी अगर हम F net = MA करके इक्वेशन लिखेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी T डैश - 4g = 4A। ना इसको उधर लेके जाएं, सो T डैश जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4g + A। तो यहाँ g की वैल्यू अगर हम 9.8 रख दें, 2 का एक्सेलेरेशन है, सो g की वैल्यू अगर हम 9.8 रख दें, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 × 9.8 + 2। राइट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 × 11.8। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका T डैश जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये तो हो गया आपका 2 47.2 न्यूटन, ये आपकी
टी डैश की वैल्यू हो गई। नाउ सिमिलरली अगर हम इस वाले ब्लॉक के लिए सॉल्व करेंगे, इसका एफ बनाएंगे। सो ब्लॉक 2 का एफ जो बनेगा उसमें आपका ऊपर फोर्स लग रहा है टी, नीचे आपका फोर्स लगा एक एम जी की वैल्यू लिख लेते हैं। अपने को एम जी की वैल्यू है यहाँ पे 2g और प्लस यहाँ पे आपका टी डैश जो नीचे की तरफ इस ब्लॉक से आप देखेंगे तो इसके ऊपर नीचे की तरफ आपकी फोर्स की वैल्यू है। इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन आएगी टी माइनस टी डैश प्लस 2g इज इक्वल टू, इसका एक्सेलेरेशन आप लिखेंगे 2a। राइट, और a की वैल्यू अपने को 2 पता है, ठीक है। सो यहाँ पे t जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी, सबको ले जाते हैं, दिस विल बी इक्वल टू टी डैश यानी कि ये वैल्यू हो गई 47.2 प्लस 2g यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। इसे सॉल्व करके अपने को आंसर मिल जाएगा। सो इसे जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 47.2 प्लस ये बनेगा आपका 9.8 प्लस 2 यानी कि 11.8 इंटू 2। सो 11.8 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा आपका 6 और 3 2 ये आएगा। इनको ऐड कर देंगे। सो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 8 और 0 ये पॉइंट आएगा और 7, ठीक है। 70.8 न्यूटन ये वैल्यू आ गई। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए, टी की वैल्यू 70.8 और टी डैश आपका 47.2, दिस विल बी द राइट आंसर। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पुली ब्लॉक सिस्टम की। नाउ पुली ब्लॉक सिस्टम में यूजुअली स्टूडेंट इससे बहुत घबराते हैं और थोड़ा सा इससे डर के रहते हैं। आई हैव नो आइडिया वाई, बहुत ही आसान सी चीज़ है। सो ये आपका पुली ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। और ये आपके एक्सेलेरेशन और टेंशन की वैल्यू आती है। इसको आपको कंठस्थ होना है, याद रखना है इसको आपको कि ये इसकी टेंशन और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती है। रात को 2 बजे भी कोई आपसे उठा के पूछे तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये आपकी इसकी वैल्यू है। ऑलराइट, कैसे आई एक बार मैं आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा, इसको डिराइव कर लेते हैं। सो अगर इसका एफ की हम बात करें, ऑलरेडी एफ इस सेशन में हमने एक बार बना लिया था, तो इसका एफ बात करें तो यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है m1g और यहाँ पे आपकी टेंशन टी है, ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, ये आपका हो गया m2g और आपकी टेंशन टी की इसके ऊपर की तरफ वैल्यू रहेगी। ना इसकी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, पहले m1 ब्लॉक की लिखते हैं, ऊपर जा रहा है तो m1 ब्लॉक आप लिखोगे t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड ब्लॉक की इक्वेशन लिखोगे क्योंकि नीचे जा रहा है, उसकी इक्वेशन आएगी m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को पकड़ के हम ऐड कर देंगे तो टी की सुपारी हो जाएगी। व्हाट दैट मीन्स है, उसके बाद आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आपका आएगा m2 माइनस m1 g विल बी इक्वल टू m2 प्लस m1a, विच मीन्स आपका एक्सेलेरेशन जो है वो आ गया हैवी मास m2 माइनस आपका हल्का मास m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 g, ये आपकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी। और इसी वैल्यू को अगर आप टेंशन में यहाँ डाल देंगे तो ये आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे, ऑफकोर्स एग्जाम हॉल में तो याद होना ही चाहिए, पर ये आपको हर वक्त वैल्यू याद रखनी है। डायरेक्ट इसके बेसिस पे आपके सवाल सॉल्व होते हैं। राइट, सो आपका पुली ब्लॉक सिस्टम है। नाउ अगर हम पुली का एफ बनाएंगे तो पुली का एफ अगर हमने पहले बनाया था, एफ बनाएंगे तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन और टेंशन, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, और ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगा है टी डैश या T2। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस टी। तो जो T1 की वैल्यू है वही आप ट्वाइस कर देंगे तो आपका पुली के ऊपर फोर्स या फिर इसके ऊपर छत पे कितना फोर्स लग रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगेन एक और ये आपका इंक्लाइन सिस्टम है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आपका अल्फा बीटा के एंगल पे आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो ये आपका एक्सेलेरेशन आता है, ये आपका टेंशन आता है। सिमिलर मेथड में हम इसको डिराइव कर सकते हैं, बट टाइम बचाने के लिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ना। इसी का एक और एप्लीकेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि ये अगर मान लो आप टेबल मान लें, ये आपका ब्लॉक, ये पुली और ये दूसरा ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। सो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि एंगल अल्फ़ा तो आपका 0 हो गया और बीटा आपका 90 हो गया। ठीक है, सो ये सिनेरियो में आप अगर कंपेरिजन ढूंढें तो ये वैल्यू हो जाएगी। सो विच मीन्स जो आपका एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू इनमें से एक टर्म आपकी 0 हो जाएगी। सो ये ब्लॉक अगर आपका नीचे आ रहा है तो उस केस में ये मान लो मास आपका m1 है, ये मान लो मास m2 है, तो आपका जो एक्सेलेरेशन है पिछली बार आया था m2 या हैवी मास
जो भी ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो मास माइनस दूसरा मास डिवाइड बाय दोनों मास का सम इनटू जी। इस वाले केस में इस वाले का mg आपका नहीं आएगा, इस वाले केस में जो आपकी वैल्यू आएगी ये होगी m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g, और टेंशन जो है उसकी वैल्यू आएगी आपकी, उसको आप लिखते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g। ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड इसके ऊपर सवाल सॉल्व करते हैं। तो स्नैरियो ये अपना नेक्स्ट सवाल है कि टू मासेज ऑफ, एक मास दिया अपने को 2 kg, दूसरा 3 kg, आर अटैच टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली फिक्स्ड एट अ टॉप, टेंशन और एक्सेलेरेशन कितना होएगा। तो इस केस में आपका एक मास 2 किलो का, दूसरा मास 3 किलो का, और इसको आपने ऐसे बांधा हुआ है, हमें बताना है टेंशन कितनी होगी, एक्सेलेरेशन कितना होएगा। ना इसमें ऑफ कोर्स आप इक्वेशन लिख के एफबीडी बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जो एक्सेलेरेशन है वो आ जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय जी। सो इसको जब सॉल्व करेंगे सो इसकी वैल्यू आ गई g/5, ये आपकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी। टेंशन जो है उसको आप लिख सकते हैं, टेंशन विल बी इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। सो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय जी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो बन गया आपका 12 डिवाइडेड बाय 5g, ये आपका टेंशन हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी 12g/5 एंड g/5 दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है, और मैं जानबूझ के सवाल इसलिए यहाँ पे कवर कर रहा हूँ बिकॉज नीट के स्टूडेंट अक्सर इस सवाल के जवाब पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, पर मैं चाहता हूँ आपको इस क्रैश कोर्स में इस सवाल का मैं जवाब दे दूँ। कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्यों आया और कैसे आया। सवाल ये है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर एंड्स P and Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड u। तो ये आपके दोनों पार्ट u वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। पुलीज ए एंड बी आर फिक्स। सवाल है मास m मूव्स अप, इसकी बतानी है वेलोसिटी कितनी होएगी, इसकी v वेलोसिटी कितनी होएगी, ठीक है। सो इस केस में अगर देखेंगे हम तो इसका अगर हम सिनेरियो बनाएं तो इसको आप ऐसे करें, कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल बना के इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि आपका m मास है, ऊपर जा रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये आपकी पुली है, ये जो ब्लॉक है ये मान लो u वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये वेलोसिटी से नीचे आया तो ये रस्सी भी आपकी u वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, बिकॉज ये u वेलोसिटी से अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में रस्सी 2 मीटर नीचे खींची है तो ये रस्सी भी 2 मीटर खींचेगी। हमें बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसका आंसर 2 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार लोग इस पर गड़बड़ करते हैं। तो इसका अगर हम यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलस यूज़ करके इसका तरीका सिखाता हूँ। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर कह दूँ y, ये वाला एक्सिस, ये वाला x और ये वाला l, तो इस पॉइंट पे जब आपकी थीटा की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू थीटा है, ये आपका x है, ये y है और ये l है, तो यहाँ पे हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से लिख सकते हैं कि x² + y² इज इक्वल टू l²। तो ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, और ये बेस की बात करें तो x² + y² इज इक्वल टू l² होएगा। नाउ इसी को पकड़ के अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के साथ, बिकॉज ये आपके चेंज हो रहे हैं, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो वैल्यू है ये आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी फिक्स्ड है, तो हमारा कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये है कि x चेंज नहीं होएगा, y ऊपर जा रहा है, y चेंज हो रहा है, l चेंज हो रहा है, तो थीटा से वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, तो आपका y चेंज होएगा, l चेंज होएगा, x चेंज नहीं होएगा टाइम के साथ। इसका मतलब है इसका डिफ्रेंशिएशन आपका 0 आएगा, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा 2y dy/dt प्लस इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू आपका 2l dl/dt। ये आपकी डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू आ जाएगी। ना यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे dy/dt जो है, इसको अगर आप नोटिस करेंगे dy/dt, y कैसे चेंज हो रहा है, वो आपकी y की वैल्यू v है, सो दिस विल बी इक्वल टू y, 2 में कैंसिल कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय v विल बी इक्वल टू l dl/dt। लेंथ कैसे चेंज हो रही है, वो वैल्यू आपकी u है, सो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय u, विच मीन्स v जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी l डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय u। ये आपकी
वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक के ऊपर जाने की। नाउ अब अगर इस ट्राइंगल को देखोगे, ये अगर एंगल थीटा है तो L बाय वाई जो है वो, या फिर Y बाय L देखोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, विच इम्प्लाइज V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे U डिवाइडेड बाय, अगर इसको नीचे ले आओगे सो दिस विल बी इक्वल टू Y डिवाइडेड बाय L, और Y बाय L आपका कॉस थीटा है, सो विच इम्प्लाइज V जो है उसकी वैल्यू हो गई U डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, राइट, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी U बाय कॉस थीटा ये आपका राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर सवाल का। राइट, एनएलएम में यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो, हालांकि काइनेमेटिक्स में इसकी हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे आते हैं मूविंग लिफ्ट वाले सिनेरियो। नीट में इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं तो मैं सारे सिनेरियोज आपके यहाँ कवर कर देता हूँ। सो सिनेरियो ये है कि आपका ये ब्लॉक लिफ्ट है और ये आपका ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, टेंशन टी के ऊपर हमें कमेंट करना होता है क्या होएगा। तो अगर ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाना है, उससे पहले काम करते हैं, यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म वाला स्पीड पहला केस लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका सिनेरियो है कि ये आपकी रेस्ट पे है लिफ्ट, तो इस केस में इसका मास m है लिफ्ट का, तो इस केस में आप लिखोगे t विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। ये इसके अलावा अगर आप रेस्ट के अलावा इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर ऐसा केस भी ले रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उस केस में भी आप t इज इक्वल टू mg लेंगे। नाउ अगर इसमें फर्दर सिनेरियो में ऐसा वो आया कि जो आपकी लिफ्ट है, टेंशन t यहाँ पे, इसका मास m, ये अगर ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाए तो इस केस में आप टेंशन को लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू एफ बी डी बना के लिखते हैं इसको हम, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए, बिकॉज इसका इक्वेशन लिखोगे तो ऊपर टेंशन टी, नीचे एम जी, आप लिखोगे टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई। नाउ यही लिफ्ट अगर आपकी एम मास है, ऊपर टेंशन टी है, नीचे ए एक्सेलेरेशन से जाएगी, तो टेंशन जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस ए, ये आपकी टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। सो ये आपके लेफ्ट मूविंग के अप एंड डाउन के सिनेरियो आते हैं, इनको ध्यान रखना, डायरेक्ट सवाल इसके ऊपर सॉल्व होते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है, मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट व्हेन स्टेशनरी, हिज वेट इज रिकॉर्डेड एज 40 kg, तो हमने उसका वेट रिकॉर्ड किया, 40 kg का उसका वेट आया, ठीक है। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलेरेटेड अपवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस केस में आपका वेट कितना आएगा। नाउ ये सेम मूविंग लिफ्ट वाले सिनेरियोज हैं कि ये आपका लिफ्ट, ये आपका बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और नीचे आपने यहाँ पे एक वेइंग मशीन लगा दी है यहाँ पे, ठीक है, और ये बंदा जो यहाँ खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन इसका नॉर्मल नापेगी। अगेन लिफ्ट क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे आप इस बार टेंशन की बजाय नॉर्मल लिखेंगे, सो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम एम जी प्लस ए। अगर नीचे आ रही होती तो आप लिखते हैं इसको एम जी माइनस है। अब पहले वाले केस में क्योंकि लिफ्ट आपकी रुकी हुई थी, तो उस केस में हम कह सकते हैं, पहले वाले केस में N1 जो है उसकी वैल्यू हो गई आपकी एम जी, और ये वैल्यू अपने को 40 किलोग्राम दी हुई है, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू आपकी 40 जी हो गई। सेकेंड या 40 किलोग्राम उसका एक्चुअल मास है। सेकेंड केस में जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलेरेशन से, तो उस केस में आपका नॉर्मल या जो आपकी रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू, मास उसका हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 और एक्सेलेरेशन आपका 2, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 मल्टीप्लाइड बाय हिज वेट इज रिकॉर्डेड एज ऑल, तो ये हो गया 12, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 48 किलोग्राम। सो ये आपकी वैल्यू होगी 48। अच्छा, इसको जी से डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे, सो आपकी जो रीडिंग आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 48 किलोग्राम। तो जब लिफ्ट ए एक्सेलेरेशन से ऊपर गई, वेट आपका वेइंग मशीन में बढ़ जाएगा, सो इट विल बी 48 किलोग्राम। ये जी से भी डिवाइड होगा, ध्यान रखना, किलो वेट की रीडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 होएगा, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पे होता है आपका वेरिएबल मास। अगेन इसको हम एक बार पहले कवर कर चुके हैं, एक बार मैं क्विकली फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि F जो है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उस पर हम कहते हैं dp बाई dt, और इसको आप लिखोगे m dv बाई dt प्लस आप लिखोगे v मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt। नाउ जब हमने सिनेरियो माना कि आपका मास चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, नाउ इसको प्रैक्टिकल नहीं है सिनेरियो, अगर मैं कोटा से अपनी कार उठा के मान लो जयपुर चला के उसको लेके जाऊंगा, तो उसका पेट्रोल बर्न होएगा, तो उसका मास जो है, मैंने 30 लीटर मान लीजिए पेट्रोल डलवाया था, जयपुर जाते आते थे ख़त्म हो गया,
तो उस केस में मास गाड़ी का 30 किलोग्राम या 30 लीटर जो पेट्रोल था उसका वजन कम हुआ है, तो वेरिएबल मास होगा। लेकिन हम अपनी फिजिक्स के प्रॉब्लम में यूजुअली उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम वो वाला सिनेरियो लेंगे जो आपके नीट के एग्जाम में, जब हम इस वाले पोर्शन को इग्नोर करेंगे और सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो इस केस में हम कहेंगे आपका जो एफ है दैट विल बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई डी टी। ठीक है, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, हालांकि नीट में हम नहीं पूछते हैं, जिसमें दोनों फैक्टर एक साथ आते हैं, आपको दोनों का ध्यान रखना होगा। लेकिन वी विल नॉट वरी अबाउट दोज केसेस, आपके नीट के एग्जाम में नहीं आते हैं वो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो या तो एफ इजिकल टू एम ए या एफ इजिकल टू वी मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई डी टी, ये आपके वेरिएबल मास के सवाल होंगे। नाउ इसी को अगर हम सवाल करें आपका सॉल्व, तो सवाल है कि ग्रेवल्स आर ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकेंड। सवाल है एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड इन न्यूटन टू कीप द बेल्ट मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आपको सेम स्पीड पे कन्वेयर बेल्ट को मूव करते रहना है। पत्थर उसके पास छोटे छोटे पत्थर गिराए जा रहे हैं। अब पत्थर गिरने से वजन बढ़ेगा, पत्थर गिरने से स्पीड कम होगी, लेकिन आप चाहते हैं स्पीड मेंटेन होए, तो आपको ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा। तो सिनेरियो ये है कि ये आपकी बेल्ट ऐसे ऐसे करके आपकी बेल्ट है और आप इसके ऊपर ये ग्रेवल्स ऐसे गिरा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर पत्थर भरे हुए हैं यहाँ पे और एक एक करके ऐसे इस पर गिर रहे हैं। तो कितना एडिशनल फोर्स आप यहाँ पे लगाएं कि इसकी वेलोसिटी आपकी फिक्स रहे। तो यहाँ पे सिंपल सा ये हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू आप लिखोगे वी मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई डी टी। वी अपने को दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, डी एम बाई डी टी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू वी हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया आपका 0.5 यानी कि 1/2, ये हो गया 1 न्यूटन। तो अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा के रखेंगे, आपकी कन्वेयर बेल्ट सेम स्पीड पे चलेगी। सो दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, सो विच मीन्स ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 में आपसे नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकेंड। यहाँ पे m दिया हुआ है किलोग्राम पर सेकेंड के 1 किलो 2 किलो 10 किलो हर सेकेंड में हम उसके ऊपर रेत गिरा रहे हैं, कम भी हो सकती है। ठीक है, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। उसको हम चाहते हैं बेल्ट आपकी v मीटर पर सेकेंड पे मूव करती रहे, तो कितना आपको फोर्स यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। सेम वेरिएबल मास का सवाल है। ये आपकी बेल्ट, ये आपका सैंड इसके ऊपर आप पोर कर रहे हैं, तो सैंड आपकी यहाँ पे ऐसे करके इसमें सैंड भरी हुई है, सैंड नीचे गिर रही है, इसके ऊपर आपको फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना है, कितना फोर्स होएगा। तो इस केस में फोर्स की जो वैल्यू है उसको आप लिख दोगे v मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई डी टी। ये डी एम बाई डी टी आपका मास का रेट है जो यहाँ पे ऑलरेडी अपने को m दिया हुआ है। सो विच मीन्स आपका f विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय m। सो दिस विल बी माई राइट आंसर। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। बहुत सिंपल सवाल होते हैं इसके, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। नाउ स्प्रिंग फोर्स है, हम इसको ये कहते हैं कि मान लीजिए आपकी स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को आपने यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहाँ पे ऐसे रखी हुई थी, इसे पकड़ के आपने x से खींचा या फिर x से दबाया। ये आपने जो स्प्रिंग है उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है, उसको आप आगे खींच रहे हो या दबा रहे हो। सेकंड सिनेरियो हम यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए स्प्रिंग ऐसे लटकी हुई थी और उसके बाद ये आपकी मीन पोजीशन थी, इस पोजीशन से आप इसे पकड़ के खींच रहे हो या इसको आप ऊपर दबा रहे हो। ठीक है, तो इन सारे सिनेरियोज में हम लिखते हैं हुक्स लॉ से F इज इक्वल टू माइनस kx। ये आपका सिनेरियो है जहाँ पे आप कहते हो कि आपका स्प्रिंग फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस kx, इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। और x जो है इसको यहाँ ध्यान रखना है आपने, x की वैल्यू होगी आपकी फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है उसको हम यहाँ लिखते हैं नेचुरल लेंथ से, राइट, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। राइट, तो नेचुरल लेंथ से जितना आपने खींचा, जितना आपने दबाया, उससे आपका स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx वैल्यू आती है। माइनस साइन ये दबा रहा है, ये यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि x अगर आपने खींचा है स्प्रिंग को तो पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, स्प्रिंग कहेगी वापस आ। और अगर आप दबा रहे हैं स्प्रिंग को तो स्प्रिंग कहेगी वापस जा, उसकी डायरेक्शन x के अपोजिट होएगी। राइट, इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, ये शुरू में हमने बात की थी, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो जो आपकी स्प्रिंग की लेंथ है उसके अलॉन्ग हमेशा स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका वेरिएबल इन नेचर है, तो जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा या कम होएगा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बदलती है, तो ये नेचर आपका वेरिएबल है इसका।
दूसरा ध्यान देना यहाँ पे कि विद इन इलास्टिक लिमिट ये आपका एप्लीकेबल है। सो से फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे अगर मैं मान लो हाथी बांध दूँ, तो इफ़ दैट इज़ द केस, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ना रह के खुल के रस्सी बन जाएगी या तार बन जाएगी, हो सकता है टूट भी जाए। सो ये आपका F इक्वल टू माइनस के एक्स तब तक है एप्लीकेबल है जब ये आपकी इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है। इलास्टिसिटी में इस बात को और डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको एनएलएम में इस बात की चिंता नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना अगर कोई थ्योरेटिकल सवाल आ जाए जहाँ पे करें कि बहुत हैवी मास लटका दिया है, इस तरह की बात करें, तो हो सकता है स्प्रिंग आपका स्प्रिंग ही ना रहे, वो खींच के वायर बन जाए। ठीक है, इफ दैट इज़ द केस तो ये चीज़ आपकी एप्लीकेबल नहीं होएगी। राइट नाउ, एक आपके लिए खुशखबरी है कि बहुत सारे लोग, नीट के लोग स्पेशली आपके स्प्रिंग फोर्स से घबराते हैं, स्प्रिंग फोर्स के सवाल करते हुए डरते हैं। खुशखबरी ये है कि स्प्रिंग कैन बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग को आप ट्रीट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग की तरह से, अनटिल अनलेस आपका ऑसिलेशन ना हो रहा हो, वो बस सिनेरियो का ध्यान रखना। बट अगर इक्विलिब्रियम की बात है तो जो टेंशन आपने रस्सी में निकाली है, सेम कहानी करके आप स्प्रिंग में काम कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, इसका 5 kg का मास है, 5 की बजाय एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 7 kg का मास है, तो यहाँ पे टेंशन टी कितनी होएगी? तो इफ़ दैट इज़ द केस, टेंशन टी को आप लिखोगे 7g। ठीक है, तो FBD बनाओगे, नीचे 7g लग रहा है, ऊपर ही लग रहा है, ये आपकी टेंशन की वैल्यू आई। सिमिलर सवाल अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ कि ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका 7 kg लगा हुआ है, यहाँ पे पूछा जाए FSP कितना होएगा, FSP की वैल्यू आएगी आपकी 7g। ठीक है, तो जो आपका FBD बनेगा, नीचे आपका फोर्स लगा 7g और ऊपर आपका फोर्स लगा FSP, तो इससे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7g विल बी इक्वल टू FSP। नाउ इस केस में अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सटेंशन कितना होएगा, उस एक्सटेंशन के लिए FSP की जो वैल्यू है उसको अब आप यहाँ लिख लें kx, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इस केस में kx विल बी इक्वल टू 7g, यानी कि एक्सटेंशन आपका हो गया 7g डिवाइडेड बाय k, जो भी k की वैल्यू है उसको डाल के आपका स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितना आया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर इसको पुली ब्लॉक सिस्टम में हम डालें, और काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को, है नहीं, तो ये सिनेरियो हो गया कि ये आपकी पुली है, यहाँ पे आपका M1 मास और यहाँ पे आपका M2 मास। ठीक है, और मान लीजिए नीचे जा रहा है A एक्सेलेरेशन से, ये ऊपर जा रहा है A एक्सेलेरेशन से। आपसे सवाल पूछा जाए कि यहाँ पे आपकी इसमें एक्सटेंशन कितना होएगा, स्ट्रिंग को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आपकी स्प्रिंग को रिप्लेस कर दो स्ट्रिंग से। अगर यहाँ पे रस्सी होती, स्ट्रिंग होती, तो उस केस में आप टेंशन जो है उसकी वैल्यू लिखते हैं M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1g, ये आपकी टेंशन की वैल्यू आती। नाउ इस केस में अगर मुझे एक्सटेंशन बताना है कितना होएगा, तो ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई, यही आपका यहाँ पे नेट फोर्स है, इसी को आप रिप्लेस कर दें kx से। सो kx विल बी इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1g, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, k से डिवाइड करके आपका x आ जाएगा। तो इन स्नैरियोज़ में आपको स्प्रिंग से घबराना नहीं है। क्या होएगा, स्प्रिंग को आप अगर ऑसिलेशन नहीं हो रहा है उस केस में स्ट्रिंग को यहाँ पे आप अज्यूम करेंगे स्प्रिंग आपका स्ट्रिंग है, और उससे आप वैल्यूज़ यहाँ पे अपनी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्प्रिंग के ऊपर बात करते हैं इसके मिक्स, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो अगर हम स्प्रिंग को, दो स्प्रिंग है उसको जब हम सीरीज़ में लगाते हैं, तो दो, एक स्प्रिंग और दूसरी सीरीज़ आपने वो लगाई, उस केस में जो k इक्वलेंट आता है आपका, वो आपका इस तरह से आ जाएगा कि 1/k इक्वलेंट सीरीज़ में विल बी इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। एक्चुअल इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो k इक्वलेंट है, उसकी वैल्यू आती है k1 मल्टीप्लाइड बाय k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। और यहाँ पे एक्चुअल जो स्प्रिंग का इक्वलेंट आया है उसकी वैल्यू दोनों इंडिविजुअल स्प्रिंग से कम हो जाती है। ठीक है, k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2, ये वैल्यू आपकी दोनों इंडिविजुअल से कम हो जाएगी। अगर आपका पैरेलल का केस है तो आपने दोनों स्प्रिंग पैरेलल में लगा दी है, या तो ऐसे या फिर ऐसे वाला सिस्टम, दोनों ही केसेस में आपकी स्प्रिंग की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो k इक्वलेंट जो है उसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, दोनों का k इक्वलेंट जो है वो बढ़ जाएगा आपका इस केस में। है ना, चलो सवाल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक और सिनेरियो बिफोर वी डू दैट, उससे पहले हम बात करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग की। ना अगर आपने एक स्प्रिंग लिया, नीट में इसके ऊपर अच्छे सवाल पूछे हुए हैं, अगर हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, इसको हमने किया, ये आपका k था और इसकी लेंथ L थी, इसको हमने कट कर दिया, ये लेट्स से L/3, और यह एक काम करते हैं, पहले दोनों बराबर ही ले लेते हैं। ठीक है,
ऑलराइट, ये L/2 और दूसरा स्प्रिंग ये आपका L/2, इसका मान लीजिए K डैश और इसका मान लीजिए K डैश, दो स्प्रिंग हो गए। आपने उस स्प्रिंग को, जो एक स्प्रिंग था उसे आधा आधा कट कर दिया। इस केस में जो K डैश है आपका दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस K। इस केस में आपका स्प्रिंग का जो स्टबर्ननेस है या उसकी जो स्टिफनेस है या उसकी टफनेस है वो डबल हो जाएगी। इनफैक्ट हम यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं K मल्टीप्लाइड बाय L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको ध्यान रखना अपने एग्जाम में, नीट में एक अच्छा सवाल पूछा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। सो K इंटू L इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी एक स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को आपने क्या किया, इसकी वैल्यू K थी और लेंथ L थी, इसको आपने कट किया एक इस पे, इसकी वैल्यू आपकी हो गई L/3, और दूसरा एक स्प्रिंग आपने ऐसा बनाया, उसकी वैल्यू हो गई आपकी लेंथ है आपकी 2L/3। तो इसका मान लीजिए K1 कह लेते हैं कांस्टेंट, इसका K2 कह लेते हैं। तो उस केस में हम लिखेंगे K मल्टीप्लाइड बाय L विल बी इक्वल टू, इस केस में आप लिखेंगे K1 मल्टीप्लाइड बाय L/3 विच इम्प्लाइज K, अगर आप इक्वलेंट देख रहे हैं L कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज K1 विल बी इक्वल टू 3L। तो इसकी स्टिफनेस जो है या इसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 3 गुना हो गई। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं K मल्टीप्लाइड बाय L विल बी इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी लेंथ हो गई आपकी 2L/3 विच इम्प्लाइज K2 जो है उसकी वैल्यू L कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3/2L। तो ये आपकी वैल्यू इसकी 3/2 हो जाएगी। सो आपका ये वाला जो स्प्रिंग है उसकी वैल्यू 3/2 हो गई, ठीक है। सो इस तरह के जो सवाल बनते हैं उनमें ध्यान रखना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में K मल्टीप्लाइड बाय L विल बी अ कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग की। तो यहाँ पे कटिंग ऑफ स्प्रिंग के कुछ सवाल आते हैं, नीट में आपसे पूछे हुए हैं, उसके बाद वो सवाल भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं स्प्रिंग अपना एक लेजीनेस का बिहेवियर शो करता है। नाउ व्हाट दैट मीन्स इज कि मान लीजिए दो नन्हे बालक, दिस हाउ वी एक्सप्लेन, ये आपके स्प्रिंग से ऐसे खेल रहे हैं और ये आपके दोनों बालक ऐसे करके स्प्रिंग से खेल रहे थे, और इस बालक ने यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ा हुआ है कि इसका यहाँ पे मास m है और इसने बिना मास के इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। नाउ इस केस में जब हम स्प्रिंग के फोर्स की बात करेंगे तो मान लीजिए इसने आपका x1 खींचा हुआ है स्प्रिंग को, इसने आपका x2 खींचा हुआ है, तो फोर्स यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आपका m जो ये स्प्रिंग फोर्स होएगा वो हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस x2, बिकॉज एक्सटेंशन आपका x1 प्लस x2 हुआ है। इस केस में अगर इस बंदे ने स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ दिया, उस केस में जो आपका फोर्स होएगा उसको हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाय a, और यहाँ पे क्योंकि मास आपका 0 है तो यहाँ पे आपका इसको एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं। सो यहाँ पे आप लिखोगे इसको ऐसे, देखो ओफो, ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है उसको आप लिखोगे फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्योंकि मास बिल्कुल छोटा है तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो इमीडिएट आ जाएगा, ठीक है। तो इमीडिएट आपका एक्सेलरेशन की यहाँ पे हो जाएगी, बिकॉज m बहुत छोटा है, a की वैल्यू बहुत सारी होएगी, सो आपका एक्सेलरेशन इमीडिएट आएगा। नाउ इस केस में अगर इस ब्लॉक को इस बंदे ने यहाँ से छोड़ा है तो उस केस में यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पे m की आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसका मतलब होगा a आपका सिग्निफिकेंट होएगा, यानी कि उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी विल टेक इट्स ओन टाइम, वेलोसिटी विल टेक टाइम। तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग यहाँ पे आपका, दिस हाउ वी एक्सप्लेन, ठीक है। अगर समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया दिल पे मत लेना, ठीक है। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन कि स्प्रिंग आपका लेजीनेस का बिहेवियर शो करता है। नाउ इस केस में जो अपने सवाल बनते हैं, सिनेरियो होता है, सो इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा वीडियो भी डेमोन्स्ट्रेट करके बना रखा है, इफ़ यू गेट टाइम उसको एक बार आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे आपकी एक रस्सी, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। अगर आपने इस रस्सी को मान लीजिए कट कर दिया तो कट करते ही आपकी टेंशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी इमीडिएटली, लेकिन ये वाला स्प्रिंग फोर्स आपका इमीडिएटली ज़ीरो नहीं होएगा, और उसकी वजह से आपका ऊपर की तरफ एक झटका, ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन आपको महसूस होएगा, ठीक है। तो इसमें डेटा डाल के सवाल की तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि मान लीजिए ये मास है आपका m और ये मास है आपका 3m, ठीक है। सो इस सिनेरियो में अगर आप बिफोर का FBD बनाएंगे
ठीक है, एक बार सवाल ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। बिफोर का अगर आप एफ बनाएंगे तो बिफोर का एफ ये आपका नीचे बना, इसका मास हमने लिया m, तो ये आपका mg आया। ऊपर यहाँ पे आपकी फोर्स आया टेंशन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर, बिकॉज इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन विल बी इक्वल टू mg, ये दोनों फोर्स ऊपर नीचे वाले बराबर होंगे। इसका एफ बनाओगे तो नीचे तो आपका लगा 3m जी, ये तो आपका mg फोर्स लगा, 3m मास लिया हमने, इतना आपका फोर्स आया, प्लस यहाँ पे आपकी टेंशन की वैल्यू होगी, तो ये टेंशन यहाँ पे t आएगा आपका। ऊपर की तरफ आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा FSP, उसकी वैल्यू, क्योंकि टेंशन t mg है, ये 3mg है, तो इसकी मनी मन हमें पता है, इसकी वैल्यू 4mg आ रही होगी। ओफो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4mg आएगी। ठीक है, नाउ अब अगर हम यहाँ पे रस्सी को कट कर देंगे तो आफ्टर का अगर हम एफ बनाएं, सो आफ्टर के केस का एफ जब हम बनाएंगे, सो वी कैन राइट आफ्टर, सो वी कैन से इसका एफ जो बना, नीचे तो आपके यहाँ पे फोर्स लगा है mg, और ऊपर लगने वाली टेंशन t की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो अब उसके बाद जो नीचे आपका इसका एक्सेलेरेशन आ रहा होगा a1 क्या लेते हैं, सो आप यहाँ लिखोगे सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू ma, इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो हो गया आपका mg, दिस विल बी इक्वल टू ma1, विच इम्प्लाइज a1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी g। तो यानी कि ये वाला ब्लॉक आपका आफ्टर कटिंग g एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक की अगर बात करेंगे, इसका अगर आप एफ बनाएंगे तो इसका जो एफ आफ्टर का एफ है ये वाला, तो नीचे तो लगा आपका 3mg, और टेंशन आपकी हो गई 0, बिकॉज रस्सी में टेंशन, जैसे रस्सी हम ये बात कर चुके हैं, जैसे रस्सी कटती है टेंशन आपकी 0 हो जाती है। ऊपर की डायरेक्शन में आपका जो फोर्स है वो लगा हुआ है आपका 4mg। ठीक है, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स है, लेजीनेस शो करेगा, उसको पता ही नहीं चला रस्सी कट गई, तो इमीडिएट आपको यहाँ पे झटका महसूस होएगा। तो इस केस में आपका एक्सेलेरेशन ऊपर की डायरेक्शन में मान लो a2 है। सो इसकी अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, सो इस केस में अगर हम यहाँ इक्वेशन लिखें एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो आप लिख सकते हो 4mg माइनस 3mg विल बी इक्वल टू 3ma, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। ना इसका मतलब ये है आपका a2 जो आएगा एक्सेलेरेशन, दैट विल बी इक्वल टू, ये बचेगा mg, mm कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू g/3। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला ब्लॉक और जैसे रस्सी कटेगी g/3 एक्शन के एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ झटका देगा, ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद एक नीट का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया, 2017 का सवाल है। क्वेश्चन सेज 2 ब्लॉक्स A and B ऑफ मासेस 3m एंड m रेसो, ये तो सवाल सॉल्व कर लिया अभी हमने, ये डेटा तो था। ठीक है, सो दैट मीन्स ये अगर सवाल देखोगे तो बाई चांस ये डेटा आपका हो गया, सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आपको ऊपर वाला ब्लॉक जो है g/3 से जाएगा, नीचे वाला आपका g एक्सेलेरेशन से जाएगा। ठीक है, ये सवाल ही सॉल्व हो गया, वेरी नाइस, पता ही नहीं चला। चलो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं अपना NLM का, विच इज़ कॉल्ड सूडो फोर्स। नाउ सूडो फोर्स बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इससे घबराना नहीं ज़्यादा। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई ब्लॉक है, जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में जाते हुए हमें पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं। सारी दुनिया, सारी चीज़ों को हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इवेल्युएट करते हैं, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम रेस्ट पे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम रेस्ट पे हैं, बिकॉज उसी ट्रेन में बैठ के आप लोगों से पूछते हैं कि अंकल कोटा कब आएगा, रतलाम निकल गया क्या, माधोपुर जब आएगा तो मुझे उठा देना। माधोपुर नहीं आ रहा है, रतलाम नहीं निकला है। ठीक है, आइडिया इज़ कि हम अपने फ्रेम से देखते हैं कि हम इस वक्त रेस्ट पे हैं, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, और उस केस में अगर उसी फ्रेम से आप देखोगे तो पेड़ पीछे जा रहे हैं। इफ़ दैट इज़ द केस, गाय, पेड़, जो बाहर बिल्डिंग्स हैं वो सारी पीछे गई हैं, तो जो हमारा मोशन हो रहा है आगे की तरफ, जो हमें फोर्स और एक्सेलेरेशन लग रहा है, वही हम उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए कहते हैं कि पेड़ के पीछे ए एक्सेलेरेशन लग रहा है। ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने अगर एफ फोर्स लगाया हुआ है और ये एक्सेलेरेशन से आगे जा रही है, ये सारी बातें कि हमने ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से हमने देखा कि भाई ये आपका ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रही है बॉडी, बिकॉज उसके ऊपर ए आपका एफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। नाउ कंसिडर द सिनेरियो कि अगर आप इसके ऊपर बैठे हो, तो जब आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं तो आप तो रेस्ट पे हैं। ठीक है, उस केस में इसके ऊपर आपका एक एम फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये आपका पीछे जा रहा है, तो इस फ्रेम से अगर हम इस वाले मूविंग ब्लॉक को अब यहाँ देखेंगे तो इसके ऊपर हम एक एम फोर्स लगा देते हैं।
ma फोर्स जो आपका आगे लेके जा रहा था उसी को पीछे लगा दोगे तो इनर्शियल फ्रेम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सूडो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसमें मुश्किल नहीं होता है, शुरू में लगता है, पर इसके जब सवाल सॉल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि इतना मुश्किल था नहीं। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, तो जो भी आपका फ्रेम है आपका ऐसे जा रहा है, पीछे की डायरेक्शन में आपका सूडो फोर्स अप्लाई होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी विच वी आर एनालाइजिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, तो आपका ma से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू ma इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विच वी आर एनालाइजिंग, तो उसके सेंटर ऑफ मास पे आप सूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से 2018 का आपके नीट के एग्जाम का सवाल है। क्वेश्चन से अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination angle theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a, तो आपने wedge को a acceleration दे दिया towards the right, right? The relation between a and theta, हमें बताना है a और theta के बीच में क्या रिश्तेदारी हो। For the block to remain stationary on the wedge. Now अब यहाँ पे सवाल है, इसको थोड़ा सा फ्रेम से पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसको कई बार लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं। नाउ अगर आप ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे तो ग्राउंड पे खड़े होके ये दोनों ही आपके ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राउंड से आपको स्टेशनरी जो बताना है ग्राउंड से नहीं बताना है, आपको बताना है वेज पे। तो अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले भी आप यहीं थे, अब भी आप यहीं हैं, तो वेज के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों ही ए एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, तो इस ब्लॉक का एफबीडी अगर बनाएंगे तो मान लीजिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन पहले हमने बनाई, तो इस केस में आपका जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है ना। क्योंकि ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, उसको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में एक ma फोर्स लगा देंगे। तो सूडो फोर्स मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये फोर्स यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे आपका एफबीडी बनाओगे तो नीचे आपका mg फोर्स लग रहा है, और ये आपकी इंक्लाइन प्लेन की सरफेस है, ये थीटा एंगल है, इसके परपेंडिकुलर आपका इसके परपेंडिकुलर आपका इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये एंगल आपका थीटा और ये वाला एंगल आप mg के कंपोनेंट लेंगे, तो ये वाला एंगल आपका थीटा, ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल फिर थीटा हो जाएगा, राइट। ये वैल्यूज़ हो गई आपकी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका नॉर्मल है, mg के अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा आपका mg कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आएगा आपका mg साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके mg के कंपोनेंट हो गए। नाउ इस केस में हम चाहते हैं कि आपका ब्लॉक जो है वो मूव ना करे। अब a जो है आपका ma फोर्स, उसके अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो ma जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा आपका ma कॉस थीटा, और इधर जो वैल्यू है उसकी ma की ma साइन थीटा वैल्यू आएगी। नाउ ये वाला ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा तो उसकी आपकी जो पहली कंडीशन है वो हो जाएगी ma कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई कि ma कॉस थीटा दिस शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा। नाउ इस केस में m कैंसिल हो जाएगा और आप कॉस थीटा को नीचे ले जाएं, यानी कि आपका a जो है दैट विल बी इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि a जो है वो हो गया आपका g tan थीटा। ये आपकी a की वैल्यू हो गई, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी a इज इक्वल टू g tan थीटा वुड बी द राइट आंसर। नाउ ये उस केस में है जब आपने इसका एफबीडी बनाया और अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन या विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक देख रहे हैं, पर्सन जो इस ब्लॉक पे बैठा है वो देख रहे हैं, तो ग्राउंड के फ्रेम में तो दोनों ही एक्सेलेरेशन से आगे जा रहे हैं। लेकिन इसको यहाँ पे ऐसा लगेगा, मान लो 1 डब्बा है, इसको ऐसा लगेगा कि मैं पहले भी यहीं था अब भी यहीं पे हूँ, तो वो रेस्ट पे होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी होगी। सो विच मीन्स दिस वुड बी आर a इज इक्वल टू g tan थीटा वुड बी आर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ इसी के ऊपर आपके नीट में एक और अच्छा सवाल पूछा हुआ है, उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलेरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी। इस केस में हमें बताना है ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया वेज ने, ठीक है। सो सिनेरियो ये है, एफबीडी यहाँ बना लेते हैं कि वही सिमिलर एफबीडी बना रहे हैं। ये आपका एंगल थीटा, ये आपका ब्लॉक, ठीक है,
और इस बार हमें बताना है ये नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और आपका सिनेरियो वही है कि आपका पूरा सिस्टम ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है और ए एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो इस प्रकार है, थीटा इस प्रकार है कि आपका ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज मूव नहीं कर रहा है। सो इसका जब आप एफ बनाएंगे तो इस ब्लॉक का एफ नीचे तो लगा आपका mg और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपका अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन और नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में लगेगा इधर, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा और इस डायरेक्शन में ये आएगा तो ये वाला एंगल फिर थीटा हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो उसकी वजह से इधर आपका एक फोर्स आया ma और ये नॉर्मल है, ये mg है, mg का इधर जो आपका कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा आपका mg cos थीटा और बिकॉज ये एंगल थीटा था, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। सो नाउ ma के अगर आप कंपोनेंट करेंगे तो ma के जो कंपोनेंट है तो उसके ma का कंपोनेंट इधर आएगा आपका ma sin थीटा और ma का इधर जो कंपोनेंट है वो आएगा ma cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ये ब्लॉक डज नॉट स्लिप, तो ब्लॉक डज नॉट स्लिप वाला केस जब हम ले रहे हैं तो उस केस में हम लिखेंगे आपका ये कंपोनेंट जो है दोनों बराबर होने चाहिए, तभी उस कंडीशन में आपका ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन तो आ गई है आपकी ma cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। सो यहाँ से m कैंसिल करके a की वैल्यू आ गई, दिस विल बी इक्वल टू g tan थीटा। ये तो आपकी पहली क्वेश्चन बन गई, एक्सेलेरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। इस बार इस सवाल में हमें बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, तो हमें एक्चुअली नॉर्मल की वैल्यू बतानी है। तो उस केस में हम लिखेंगे जो आपका नॉर्मल है n दैट विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ये आपकी नॉर्मल की वैल्यू होगी। नाउ इस केस में a की वैल्यू अगर आप g tan थीटा यहाँ पे रख देंगे तो आपका जो नॉर्मल है वो हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय g, a tan थीटा की जगह आप लिखो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा प्लस mg cos थीटा। ना इसमें से अगर आप mg कॉमन ले लेंगे तो इसमें इनफैक्ट आप mg डिवाइडेड बाय cos थीटा कॉमन ले लो, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो यहाँ पे बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस एलसीएम आपका cos थीटा है तो ये ऊपर जाके cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो गया cos स्क्वायर थीटा। ना ये बात अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 होती है, विच मीन्स आपका फाइनल आंसर नॉर्मल जो है उसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो नॉर्मल जो है उसकी आपकी वैल्यू आ गई, दिस विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो इतना फोर्स आपका इंक्लाइन प्लेन इस कंडीशन में ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी mg डिवाइड बाय cos थीटा, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से जेई का सवाल है। क्वेश्चन से अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट, तो हमने यहाँ पे a एक्सेलरेशन दिया है ब्लॉक को राइट की तरफ, ठीक है। सो दैट इज आवर सिनेरियो टुवर्ड्स राइट अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो अपना सिनेरियो ये था कि आपका लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, और अब इस सिस्टम को आप ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ ले गए, तो संडे आफ्टरनून करने को कुछ नहीं, कार में बाल्टी भरी पानी भरा और उसको आप ए एक्सेलरेशन से आगे लेके जा रहे हैं, वो एक्सेलरेशन वो कर रहे हो और आप अब नोटिस कर रहे हो शेप क्या होएगा। ना इस केस में अगर आप हर पार्टिकल को नोटिस करोगे, इस केस में अगर आप एक एक पार्टिकल को नोटिस करोगे तो उस पार्टिकल के ऊपर उसका एफ बनाओगे तो नीचे तो लगा आपका mg और इस ए एक्सेलरेशन की वजह से आपका एक सूडो फोर्स इधर अप्लाई होएगा, ठीक है। इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं, पर यहाँ पे अगर देखोगे तो ma का जो ये कंपोनेंट इधर आएगा ये आपका कंपोनेंट होएगा ma cos थीटा और ये जो वैल्यू आएगी इसका कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा, ठीक है। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ लिखते हैं ma cos थीटा विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, यानी कि a जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी g tan थीटा, ठीक है। और आपके पानी की सरफेस की शेप कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी बिकॉज इस पार्टिकल के ऊपर इधर और इधर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे थे, नेट रिजल्टेंट ये सारी कहानी आएगी, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट शेप हो जाएगा। सो आपके पानी की सरफेस ऐसे बदल जाएगी, ठीक है। सो ये आपका सूडो फोर्स का इफेक्ट है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।